BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 121 टू 130 अध्याय 121 1000 गुना वापसी। लाल कमल पवित्र मंच। ये लाल कमल मंच गोल्डन ईगल के लिए उपयुक्त लगता है, उसने सोचा, क्योंकि लाल कमल मंच का विचार उसके दिमाग में कौंध गया। ये लाल कमल मंच साधना की गति को बढ़ा सकता है, जो गोल्डन ईगल की साधना गति को बढ़ाने के लिए एकदम सही था। अपना मन बना लेने के बाद बूहे ने वापस लौटने पर गोल्डन ईगल को उपहार के रूप में लाल कमल मंच देने का फैसला किया। इसके बाद बूहे ने लाल कमल के भीतर कमल के बीजों पर ध्यान केंद्रित किया। इन कमल के बीजों को अग्नि आत्मा के सार के रूप में जाना जाता था। एक बीज बनने में 100 साल लगते थे और इसमें अत्यंत शुद्ध स्वर्गीय और सांसारिक सार होते थे। सेवन के बाद चाहे आंतरिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए हो या तोड़ने के लिए, उनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव थे। यहाँ तक कि दू सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी इसका गहरा प्रभाव था। फिर बूहे ने अपना ध्यान अपने सामने लाल कमल पर लगाया। उनका इरादा पूरे लाल कमल को लेने का था। मूल पाठ में उल्लेख किया गया है कि यह लाल कमल स्वर्ग और पृथ्वी की एक चमत्कारी रचना थी। ये साधारण सामग्रियों के संपर्क में आने पर तुरंत विघटित हो जाता था, इसलिए इसके प्रभावों को खराब होने से बचाने के लिए शुद्ध ज़ेड जैसी वस्तु की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए बूहे ने अपनी भंडारण अंगूठी से 1 दर्जन उच्च गुणवत्ता वाली ज़ेड बोतलें निकाली। उन्होंने अपनी हथेली में एक बैंगनी लौ छोड़ी, जिससे छोटी बोतलें हल्के हरे रंग की तरल में पिघल गईं। जैसे जैसे तरल मंथन हुआ, यह एक पतली ज़ेड ब्लेड में जम गया। बूहे ने ज़ेड ब्लेड से अशुद्धियों को सावधानीपूर्वक हटाया, जिससे ये क्रिस्टल साफ और लाल कमल के पत्तों की तरह सुंदर दिखने लगा। ज़ेड रूलर को अपने हाथ में पकड़े हुए ये सुखद रूप से ठंडा महसूस कर रहा था। बूहे अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका, फिर सावधानी से लाल कमल के पास गया। उसने कमल के आसन से जुड़े हिस्से को धीरे से काटा। तुरंत बिल्कुल सुंदर लाल कमल नीचे गिर गया, जैसे कि यह कला का एक काम हो। लाल कमल को गिरते हुए देखकर बूहे ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और जल्दी से उसे अवशोषित कर लिया। फिर उसने उसे अपने सामने तैरने दिया, धीरे धीरे उसे घुमाया, जबकि उसकी नजर उस पर घूमी, प्रशंसा की नजर से देखा। एक विचार के साथ बूहे ने सीधे पूरे लाल कमल को अपने स्थानिक तंत्र में संग्रहित किया। ये सब पूरा करने के बाद बूहे ने अग्निगुण ऊर्जा जड़ के टुकड़े को देखा, जो आसपास के मैग्मा को बहुत तेजी से अवशोषित कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ जिज्ञासा दिखी। ऊर्जा जड़ का एक टुकड़ा जो इतनी पागलपन से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, वह भी एक दुर्लभ खजाना होना चाहिए। हालांकि एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद बूहे ने इस विचार को त्याग दिया। इन आध्यात्मिक प्राणियों के लिए जिन्हें बनने में सदियां लगी, उन्हें एक मौका देना सबसे अच्छा था। इसे अपने लिए एक अच्छा शगुन माना जा सकता है। हालांकि उसने इस बार लाल कमल लिया, लेकिन जब तक वह उसे 1000 साल देगा, तब तक उसमें नए लाल कमल उगेंगे। अगर बूहे ने जड़ और पत्तियों का ये टुकड़ा हटा दिया, तो इस जगह पर लाल कमल की हृदय अग्नि हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। इसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होगा। बूहे ने अफसोस की भावना के साथ लगातार हिलती हुई जड़ को देखा। कीमिया की दुनिया में आध्यात्मिक प्राणियों या जड़ी बूटियों को चुनते समय जड़ को नष्ट करना सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात थी, क्योंकि उनके निर्माण की शर्तें बेहद सख्त थीं। फिर बूहे ने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ किया और पाया कि जब से लाल कमल जड़ से अलग हुआ था, तब से आसपास के क्षेत्र में लाल रोशनी धीरे धीरे कम होती दिख रही थी। बूहे ने राहत की सांस ली, लाल कमल की जड़ पर एक आखिरी नजर डाली, अपने होठों को चाटा, आगे बढ़ा और तेजी से लाल रोशनी वाले क्षेत्र से बाहर निकल गया। चलो चलते हैं, उसने कहा। लाल रोशनी वाले क्षेत्र को छोड़कर बूहे ने दूर के जुड़वा सिर वाले अग्नि आत्मा सर्प की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से अपने कदम पीछे खींचते हुए उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद बूहे की आकृति अचानक मैग्मा दुनिया के ऊपर आसमान में दिखाई दी। बूहे ने नीचे मैग्मा दुनिया पर अपनी नजरें गड़ा दी और उसे स्कैन किया। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि यह विशाल मैग्मा दुनिया कैसे अस्तित्व में आई। नीचे मैग्मा दुनिया का इतना बड़ा विस्तार क्यों मौजूद है। बूहे ने पहले ही अपना मन बना लिया था। एक बार जब उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ गई और उसे मैग्मा की चिंता नहीं रही, तो वह इस जगह की जांच करने के लिए वापस आएगा। शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। इसके बाद बूहे ने मैग्मा को देखा और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। बड़े साथी, अगर तुम अब ऊपर नहीं आए तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैग्मा दुनिया थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर जुड़वा सिर वाले अग्नि आत्मा सर्प का विशाल शरीर उभरा। दहाड़ उभरने के बाद जुड़वा सिर वाले अग्नि आत्मा सर्प ने बूहे की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में विनती का भाव था, जैसे कि वह बूहे से उसे छोड़ देने का अनुरोध कर रहा हो। बूहे ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी और उदासीनता से कहा, आपके पास एक विकल्प है, मेरे पीछे आओ या मर जाओ। बूहे के इनकार को देखकर जुड़वा सिर वाले अग्नि आत्मा सर्प की आंखें मंद पड़ गईं। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसका विशाल शरीर मुड़ गया और वह सीधे पूरे मैग्मा जगत को छोड़कर बूहे के पास आ गया। ये दृश्य देखकर बूहे ने आखिरकार संतुष्टि में सिर हिलाया और उसके होठों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। बहुत बढ़िया, जीने का अधिकार अर्जित करने के लिए बधाई। इसके साथ ही बूहे ने आगे बढ़कर ट्विन हेडेड फायर स्पिरिट सर्प को छुआ और सीधे उसे सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर दिया। ये सब पूरा करने के बाद बूहे तेजी से आगे बढ़ा और रेगिस्तान की सतह पर फिर से प्रकट हुआ। नीचे मैग्मा जगत की ओर जाने वाले मार्ग को देखते हुए बूहे ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपने भंडारण रिंग से कुछ लोहे के औजार निकाले और उन्हें पिघलाकर एक मोटी लोहे की प्लेट बनाई, जिसका उपयोग उसने मार्ग को ढकने के लिए किया। फिर उसने इसे दफनाने के लिए बहुत सारी रेत का इस्तेमाल किया। एक तेज चाल के साथ वह रेगिस्तान में गायब हो गया। जब बूहे फिर से प्रकट हुआ तो वह डेजर्ट आयरन मर्सनरी कॉप्स के निवास पर लौट आया था। बूहे की नजर कमरे में घूमी और फिर छोटी किंगलिन पर टिक गई, जो बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठी थी और गंभीरता से अभ्यास कर रही थी। ये लड़की काफी मेहनती है, बूहे ने कहा। जब उसने छोटी लड़की को अपने प्रशिक्षण में डूबा हुआ देखा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। बूहे ने उसे परेशान नहीं किया और खुद के लिए एक गिलास पानी डालने के लिए मेज पर चला गया, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। आधे घंटे बाद छोटी लड़की ने अपना प्रशिक्षण बंद कर दिया।
शिक्षक, आप वापस आ गए। बूही को देखते ही किंगलिन की आंखें चमक उठी, उसका स्वर खुशी से भर गया। बूही ने सिर हिलाया और छोटी लड़की को हाथ हिलाया। यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। एक उपहार? किंगलिन क्षण भर के लिए हैरान हुई, फिर वो बूही के पास आए, उसकी आवाज तीखी थी और उसने पूछा, शिक्षक, उपहार क्या है? बूही ने कुछ नहीं कहा। एक विचार के साथ उसने सीधे अपने भंडारण की अंगूठी से सियान लोड्स प्लेटफॉर्म निकाला। यह आपके लिए उपहार है। अब से आप अपनी साधना के लिए इस मंच का उपयोग कर सकते हैं और यह और भी अधिक प्रभावी होगा। इसके साथ ही बूही ने सियान कमल मंच को किंगलिन को सौंप दिया। अभी सियान कमल मंच पर कमल के बीज बूही द्वारा पहले ही ले लिए गए थे। जैसे ही किंगलिन ने सियान कमल मंच प्राप्त किया, उसकी आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य के साथ इसे स्वीकार कर लिया। क्या सुंदर सियान कमल है। जैसे ही किंगलिन ने सियान कमल मंच प्राप्त किया, बूही के दिमाग में सिस्टम से एक अधिसूचना ध्वनि गूंजी। डेंग, मेजबान ने तीसरे शिष्य किंगलिन को सियान कमल मंच प्रदान किया है। मेजबान को 1000 गुना रिटर्न प्राप्त करने और लाल कमल पवित्र मंच प्राप्त करने के लिए बधाई। लाल कमल पवित्र मंच को मेजबान द्वारा एकत्र करने के लिए सिस्टम स्पेस में रखा गया है। अध्याय 122, लाल कमल पवित्र मंच का कार्य। लाल कमल पवित्र मंच। अपने मन में सिस्टम अधिसूचना सुनने पर बूही की आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। यह क्या चीज थी? ये देखकर कि किंगलिन अपने हाथ में लाल कमल मंच को देखने में पूरी तरह से लीन थी, बूही का मन सीधे सिस्टम स्पेस में चला गया। जैसे ही उसकी चेतना सिस्टम स्पेस में प्रवेश करती है, उसकी आंखें तुरंत खाली जगह पर केंद्रित हो जाती हैं। वहां एक कमल मंच जो एक चमकदार लाल रोशनी बिखेर रहा था, शून्य में लटका हुआ था। ये लाल कमल मंच बूही द्वारा किंगलिन को दिए गए मंच से 2 गुना बड़ा था, जिसकी चौड़ाई पूरे 2 मीटर थी। अगर 2 लोग भी इस पर खड़े होते तो भी ये तंग नहीं लगता। क्या ये लाल कमल पवित्र मंच है? बूही की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया और उसने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, लाल कमल पवित्र मंच को बाहर निकालो। जिस समय बूही ने आदेश दिया, शून्य में लाल कमल के मंच ने और भी अधिक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया, फिर लाल प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो बूही की ओर बढ़ रही थी। मानो उसे कोई आशीर्वाद मिला हो। बूही ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और लाल प्रकाश सीधे उसके हाथों की हथेलियों में उतरा, जिससे जेब के आकार का लाल कमल का मंच बन गया। यह अपना आकार भी बदल सकता है, बूही ने अपने होठों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा। उस क्षण लाल कमल के मंच से लाल प्रकाश की एक किरण निकली जो बूही के दिमाग में प्रवेश कर गई। एक पल में बूही के दिमाग में जानकारी का एक गहन सेट दिखाई दिया। ये जानकारी लाल कमल पवित्र मंच के कार्यों और उपयोग के बारे में थी। थोड़ी देर बाद बूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय उसने अपने दिमाग में यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, लाल कमल पवित्र मंच के विभिन्न कार्यों को समझ लिया था और इसके उपयोग में भी महारत हासिल कर ली थी। लाल कमल पवित्र मंच का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साधना की गति को बढ़ाना था। बस उस पर बैठकर और साधना करके कोई अपनी साधना की गति को 15 गुना बढ़ा सकता था। इसके अतिरिक्त लाल कमल पवित्र मंच में शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं थी, जिससे यह असाधारण रक्षात्मक शक्ति के साथ बाहर एक दुर्जय लाल कमल ढाल बना सकता था। आखिरकार लाल कमल पवित्र मंच में अविश्वसनीय गति के साथ उड़ते हुए खजाने की तरह उड़ने की क्षमता भी थी। क्या शानदार खजाना है। लाल कमल पवित्र मंच के विभिन्न कार्यों के बारे में सोचते हुए बूही के चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दी। फिर बूही का मन उत्तेजित हुआ और उसने अपने हाथ में एक रहस्यमयी हाथ की मुहर बनाई। उसकी हथेली में लाल कमल के मंच ने एक लाल रोशनी उत्सर्जित की, फिर सीधे उसकी हथेली में घुस गई और नजर से ओझल हो गई। बूही के होंठ थोड़े मुड़े और उसकी चेतना सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गई। जब बूही की चेतना उसके भौतिक शरीर में लौटी तो उसने देखा कि किंगलिन अभी भी अपने हाथ में लाल कमल के मंच को देख रही थी। ये देखकर बूही खुद को रोक नहीं पाया और बोला, किंगलिन, ये लाल कमल मंच तुम्हारी साधना की गति को बढ़ा सकता है। अब से तुम्हें इस लाल कमल मंच पर साधना करनी चाहिए। किंगलिन वास्तविकता में वापस आ गई। उसकी आंखों में उत्साह दिख रहा था। गुरु, मैं इसे अभी आजमाना चाहती हूँ। बूही कुछ हद तक असहाय था और उसने कहा, आगे बढ़ो और इसे आजमाओ। अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए किंगलिन ने लाल कमल के मंच को पकड़ लिया और कमरे के एक कोने में चली गई। फिर वो उस पर बैठ गई और धीरे धीरे साधना की अवस्था में प्रवेश कर गई। जैसे ही किंगलिन ने हाथ की मुहरें बनाई, बूही ने लाल कमल के मंच से निकलने वाली एक हल्की लाल रोशनी को स्पष्ट रूप से देखा जो किंगलिन को घेर रही थी। लाल प्रकाश के प्रभाव में प्रत्येक सांस के दौरान उसने जो स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा अवशोषित की, वह पहले की तुलना में बहुत शुद्ध और कई गुना अधिक समृद्ध हो गई। थोड़ी देर बाद छोटी लड़की ने अपनी पन्ना आंखें खोली, एक सुखद आश्चर्य दिखाते हुए। गुरु, मेरी साधना की गति वास्तव में बहुत बेहतर हो गई है। बूही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। इस लाल कमल के मंच के साथ किंगलिन की साधना भविष्य में तेजी से आगे बढ़ेगी। इस तरह वह उसकी शिक्षाओं के संचरण को स्वीकार कर सकती थी। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। आखिरकार किंगलिन ने अपनी साधना यात्रा देर से शुरू की थी और अगर वह लियू लिंग और जियो यिजियान के साथ पकड़ बनाना चाहती थी तो केवल लाल कमल मंच पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। मेरी अपनी साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी और भविष्य में किंगलिन निश्चित रूप से पीछे रह जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे किंगलिन की आंखों से स्थिति के बारे में कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बूही ने दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के बारे में सोचा जिसे उसने अपने सिस्टम स्पेस में ले लिया था। इस दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को वश में करने का उसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से इसे किंगलिन को देना और उसे इसके साथ एक अनुबंध बनाने देना था। किंगलिन के पास एजोर स्नैक की 3 फूल वाली पुतली थी और बूही स्वाभाविक रूप से अपनी इस असाधारण प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बूही ने मूल कार्य पढ़ा था और जानता था कि एजोर स्नैक की 3 फूल वाली पुतली जैसी क्षमताएं केवल सांप लोगों और मनुष्यों के बीच मिश्रित रक्त की संतानों में ही दिखाई देंगी। इसके पीछे कारण यह था कि मिश्रित रक्त ने प्राचीन सांप सम्राट स्वर्गीय सर्प की रक्त रेखा को जागृत किया, जो रक्त रेखा प्रतिवर्तन की एक असाधारण घटना थी।
एज और स्नेक की 3 फूल वाली पुतली लगभग सभी सांप के आकार के जादुई जानवरों की दुश्मन थी। ये सांप के आकार के जादुई जानवरों के साथ एक तरफा अनिवार्य संबंध बना सकती थी जिससे उन पर नियंत्रण हो सके। इसके अलावा यह एज और स्नेक की 3 फूल वाली पुतली द्वारा बनाए गए स्थान में जादुई जानवरों को संग्रहित कर सकती थी। हालांकि स्थान का आकार सीमित था, लेकिन उपयोगकर्ता की ताकत बढ़ने पर यह विस्तारित हो जाता था। अंतरिक्ष के भीतर जादुई जानवर की ताकत का अवशोषण धीमा था और एक निश्चित सीमा के अधीन था। इसके अलावा इन पुतलियों का उपयोग करने में कुशल कोई व्यक्ति दूसरों में मतभ्रम पैदा कर सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी लड़ाई के दौरान इस क्षमता का इस्तेमाल करके किसी प्रतिद्वंद्वी को अचानक मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाए या इससे भी बदतर उसे अपने ही साथियों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। जब तक गूही ने किंगलिन के एज और स्नेक की 3 फूलों की पुतली को पूरी तरह से विकसित कर लिया, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय शक्ति बन जाएगी। ये ध्यान में रखते हुए गूही ने किंगलिन को पास आने का इशारा किया। किंगलिन, यहाँ आओ, मैं तुम्हें दूसरा उपहार देने जा रहा हूँ। ये सुनकर किंगलिन की पन्ना जैसी आंखों में एक अजीब सी उलझन उभरी। आह, एक और उपहार! गूही मुस्कुराया। एक शिक्षक के रूप में यह मेरा नियम है। मेरे संप्रदाय में शामिल होने वाले प्रत्येक शिष्य को मेरी ओर से 3 स्वागत उपहार मिलेंगे। आपके सबसे बड़े भाई और दूसरी बड़ी बहन के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था। आप मेरी छोटी कनिष्ठ बहन, कोई अपवाद नहीं है। ये सुनकर किंगलिन एक पल के लिए झिझकी और फिर मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। गुरु, आपका शिष्य होना एक अद्भुत अनुभव है। उसके चेहरे पर आकर्षक भाव देखकर गूही उसकी कोमल गाल पर चुटकी लिए बिना नहीं रह सका। ये सिर्फ एक स्वागत उपहार है। जब तक तुम अपनी साधना में कड़ी मेहनत करोगी और भविष्य में सफलता प्राप्त करोगी, मैं तुम्हें हर महीने 3 उपहार दूंगा। हर महीने 3 उपहार? किंगलिन के छोटे चेहरे पर आश्चर्य दिखा और उसने पूछा, गुरु, क्या सबसे बड़े भाई और अन्य लोगों को भी ऐसा ही व्यवहार मिलता है? गूही ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, तुम सभी मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुम सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा। ये सुनकर किंगलिन के छोटे चेहरे पर उत्साह भर गया और वह अपनी साधना के लिए और भी अधिक प्रेरित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, गुरु, मैं अपनी साधना में निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। छोटी लड़की के आज्ञाकारी रूप को देखकर गूही ने अपना छोटा सिर सहलाया। ठीक है, चलो दूसरा उपहार देखें जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। ये सुनकर किंगलिन की आंखें प्रत्याशा से भर गई। अध्याय 123, अनुबंध बनाना। किंगलिन, बाद में मैं एक जादुई जानवर को छोड़ दूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गूही ने कोमल स्वर में कहा जब उसने अपने कमरे में किंगलिन के छोटे से सिर को सहलाया। 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप की बदसूरत उपस्थिति के बारे में सोचते हुए गूही उसे छोड़ने से पहले किंगलिन को मानसिक रूप से तैयार करना चाहता था ताकि वह चौंक न जाए। एक जादुई जानवर? गुरु, क्या आप मुझे एक जादुई जानवर दे रहे हैं? किंगलिन ने अपनी पन्ना जैसी आंखों में भ्रम के संकेत के साथ पूछा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरु, चिंता मत करो, मैं डरूंगी नहीं। इस दौरान गूही का अनुसरण करते हुए उसने जान लिया था कि उसका शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गूही की ओर से कई रहस्यों को देखने के बाद उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई थी। गूही मुस्कुराया और एक विचार के साथ सीधे सिस्टम स्पेस से दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को छोड़ दिया। अगले ही पल कमरे में एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ और उन दोनों के सामने दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप का विचित्र रूप प्रकट हुआ। दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के प्रकट होने से कमरा, जो कुछ क्षण पहले विशाल था, अचानक तंग लगने लगा। क्रैक! दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप का शरीर एक मेज पर दबा, जिससे वह तुरंत टुकड़ों में कुचल गया। बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि खुद को कैसे छोटा किया जाए? गूही ने दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को गुस्से से डांटा। कमरे को भीड़भाड़ में देखकर वह चिढ़ गया। ये सुनकर दोहरे सिर वाला अग्नि आत्मा सांप, जो अभी अभी रिहा हुआ था और अभी भी उलझन में था, थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन अपने शरीर के अंदर की बैंगनी लपटों को देखते हुए उसने अनिच्छा से अपना शरीर छोटा कर लिया। जैसे जैसे दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप का शरीर छोटा होता गया, किंगलिन आखिरकार अपने सामने जादुई जानवर की उपस्थिति देख सकी। दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के 2 राक्षसी सिर देखकर भले ही किंगलिन ने खुद को तैयार कर लिया था, वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी और डर के मारे गूही के पीछे छिप गई। किंगलिन, डरो मत, तुम्हारे शिक्षक के यहाँ होने से ये लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। गूही ने उसके चेहरे पर भयभीत भाव देखकर उसे नर्म आवाज में सांत्वना दी। गूही के शांत शब्दों और उस पर उसके भरोसे के साथ किंगलिन धीरे धीरे शांत हो गई और आखिरकार उसने 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को देखने की हिम्मत की। किंगलिन, डरो मत, अपनी आंखें खोलो और अपना ध्यान केंद्रित करो, उसकी आंखों में देखो। गूही ने किंगलिन का छोटा हाथ पकड़ लिया और धीरे से 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के पास पहुंच गई। जैसे ही किंगलिन 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के करीब पहुंचे, वह अपने आप को डर से भर गई जब उसने उसके राक्षसी सिर को देखा। उसके शरीर में कंपन महसूस करते हुए गूही ने उसे आश्वस्त करना जारी रखा। डरो मत, अगर इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं इसे जिंदा ही खाल से नोच लूंगा। चलो, अपने शिक्षक की बात सुनो, अपनी आंखें चौड़ी करो, ध्यान केंद्रित करो और इसे देखो। गूही के कोमल प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर छोटी लड़की ने आखिरकार अपना सिर उठाया और 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप की नजर से मिली। अपने विशाल और डरावने सिर और अपनी डरावनी दोहरी पुतलियों के साथ दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को देखकर किंगलिन की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। अगले ही पल किंगलिन की पन्ना पुतलियों के बगल में अचानक 3 छोटे हरे बिंदु उभर आए, मानो कहीं से भी। इस बार दिखाई देने वाले 3 छोटे हरे बिंदु किसी भी पिछले अवसर की तुलना में अधिक स्पष्ट थे। इसके अलावा करीब से निरीक्षण करने पर ये 3 हरे बिंदु 3 छोटी फूलों की कलियों जैसे लग रहे थे। किंगलिन की पुतलियों में 3 हरे बिंदु अचानक चमक उठे। एक पल में 3 छोटे बिंदु 3 बेहद छोटे हरे फूलों में बदल गए। इन रहस्यमय हरे फूलों के उभरने के साथ उनमें से अचानक प्रकाश की एक तेज चमक निकली, जिसने उनके सामने दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप को रोशन कर दिया।
जैसे ही यह अनोखी चमक दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप पर चमकी, उसका विशाल शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी दो बड़ी आंखें डर के साथ युवा लड़की को घूर रही थी। यह अनोखी चमक दो सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के शरीर पर धीरे धीरे घूमने लगी और अंत में दोनों सांपों के माथे के बीच में जाकर रुक गई। जैसे ही चमक ने अपनी गति बंद की, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। जैसे जैसे चमक का क्षेत्र छोटा और अधिक सघन होता गया, यह अधिक चमकने लगी। चमक की सीमा छोटी और छोटी होती गई, जब तक कि यह हथेली के आकार की नहीं हो गई, जिसके बाद ये सिकुड़ना बंद हो गई। हल्की रोशनी के साथ अग्नि आत्मा सांप के दो सिरों पर दो छोटे हरे फूल अंकित हो गए। जैसे ही फूल दिखाई दिए, मंद प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। एक पल के बाद किंगलिन की आंखों में छोटे फूल जल्दी से बिखर गए, अपने पिछले पन्ना रंग में वापस आ गए। उसकी आंखें सामान्य होने के बाद किंगलिन का शरीर दिगंगाया, उसकी पलकें धीरे धीरे झुकने लगी और वह अंततः नीचे गिर गई। ये देखकर गूही का चेहरा बदल गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने तेजी से छोटी लड़की को उठा लिया। हालांकि किंगलिन के नीचे गिरने के बाद विशाल अग्नि आत्मा सांप अचंभित रह गया, लेकिन जब भी उसकी नजर जमीन पर किंगलिन पर पड़ती तो उसकी क्रूरता और उग्रता अनायास ही गायब हो जाती और उसकी जगह एक विनम्र व्यवहार आ जाता। डिंग, पता चला कि मेजबान ने तीसरे शिष्य किंगलिन को लेवल 4 का जादुई जानवर दो सिर वाला अग्नि आत्मा सांप दिया है। मेजबान को 10 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और लेवल 7 का जादुई जानवर स्कारलेट फ्लेम मैजिक जियाओ प्राप्त करने के लिए बधाई। स्कारलेट फ्लेम मैजिक जियाओ को मेजबान के संग्रह के लिए सिस्टम स्पेस में रखा गया है। कृपया सावधान रहें। उसी समय गूही के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिया। अपने दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर गूही ने इस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि किंगलिन को होश आ गया और उसने जल्दी से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक गोली निकाली और उसे उसके मुंह में रख दिया। मम्मा, जैसे ही दवा का असर हुआ, गूही की बाहों में किंगलिन धीरे धीरे जाग उठी। उसने अपना नींद से भरा सिर हिलाया, अपना सिर ऊपर उठाया और गूही को देखा जो उसे पकड़े हुए था। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसकी पतली उंगलियां उसके मंदिरों को रगड़ रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, मुझे क्या हुआ? सब ठीक है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? किंगलिन को जागते देख गूही ने राहत की सांस ली। उसने चिंता से कहा, मुझे यकीन नहीं है। किंगलिन ने अपनी पन्ना जैसी आंखों में उलझन के भाव के साथ उत्तर दिया, मुझे वास्तव में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसके साथ एक अजीब संबंध स्थापित कर लिया है। मैं इसके विचारों को महसूस कर सकती हूँ। ये सुनकर गूही के होठों पर एक मुस्कान आ गई। चूंकि छोटी लड़की के मन में ऐसी भावनाएं थी, इसका मतलब था कि वह सफल हो गई थी। किंगलिन, इसे एक आदेश देने की कोशिश करो, गूही ने सुझाव दिया। एक आदेश? किंगलिन ने अपना सिर झुकाया, फिर अपने सामने विशाल अग्नि आत्मा सांप को देखा और धीरे से कहा, वापस लौटो। अगले ही पल अग्नि आत्मा सांप के माथे पर हरी रोशनी चमक उठी। कुछ ही पलों के बाद उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ गया और हरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो किंगलिन की आस्तीन में जा लगी। उसके छोटे हाथ ने उत्सुकता से उसकी आस्तीन थपथपाई और किंगलिन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी जब उसने धीरे से कहा, कितना चमत्कारी। अध्याय 124, लाल रंग की ज्वाला भक्षण करने वाला ड्रैगन। कमरे में किंगलिन का युवा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था या इसका क्या मतलब था। एक छोटी लड़की के रूप में उसे ये दिलचस्प और मजेदार लगा। किंगलिन के उत्साह को देखकर गूही मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि किंगलिन की 3 फूल नीले सर्प की पुतलियां पूरी तरह से जाग गई थी। किंगलिन, यहाँ आओ, गूही ने छोटी लड़की को बुलाया और उसकी आस्तीन ऊपर कर दी। तुरंत गूही की आंखों के सामने हरे रंग का एक शल्क दिखाई दिया। शल्क के अलावा गूही ने एक सांप के आकार का पैटर्न भी देखा। ये सांप के आकार का पैटर्न बिल्कुल पहले वाला 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप था। शिक्षक, गूही को अपनी आस्तीन ऊपर करते और अपनी बाह पर शल्क दिखाते देखकर किंगलिन का उत्साह तुरंत फीका पड़ गया और वह थोड़ी डरपोक दिखाई दी। घबराओ मत, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? दूसरों की सोच पर ज्यादा ध्यान मत दो। किंगलिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। गूही ने उसके विचारों को समझ लिया। उसने उसके मुलायम गाल पर चुटकी काटी और उसे मुस्कुराकर सांत्वना दी। इसके अलावा ये तराजू बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम क्यों शर्मा रही हो? ये देखकर कि गूही को उसकी बाह पर तराजू से कोई परेशानी नहीं है, किंगलिन को तसल्ली हुई और उसका रंग सामान्य हो गया। फिर जब उसने गूही को उसकी बाह पकड़ते और ध्यान से देखते हुए देखा तो उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। गूही ने किंगलिन की बाह पर बने पैटर्न को देखा, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसे याद आया कि मूल कार्य में किंगलिन बाद में अपने 3 फूलों के एज और सर्प पुपिल्स के भीतर एक नेत्र स्थान बनाने में सक्षम थी। उसके द्वारा नियंत्रित जादुई जानवर सीधे इस नेत्र स्थान में संग्रहित थे। इस स्थान का आकार सीमित था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, ये बढ़ता गया। इस स्थान में संग्रहित जादुई जानवर धीरे धीरे किंगलिन द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। अवशोषण की गति बहुत धीमी थी, जो उसकी अपनी ताकत से निर्धारित होती थी। स्पष्ट रूप से किंगलिन ने अभी तक इस नेत्र स्थान को नहीं खोला था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी? गूही ने सोचा। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एज और सर्प पुपिल्स के 3 फूलों की क्षमताओं को कैसे विकसित किया जाए। मूल कार्य में किंगलिन ने तियानशी हवेली द्वारा ले जाए जाने के बाद ही यह क्षमता विकसित की। हो सकता है कि तियानशी हवेली के पास एज और सर्प पुपिल्स के 3 फूलों को विकसित करने की कुछ गुप्त तकनीकें हों। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में अगर उसे अवसर मिले तो उसे इस तियानशी हवेली का दौरा करना चाहिए। अगर उसकी ताकत इसकी अनुमति देती तो गूही तियानशी हवेली से सारे रहस्य लूटने से गुरेज नहीं करता। इस तरह वह किंगलिन की प्रगति में बाधा नहीं डालता। जहां तक किंगलिन को तियानशी हवेली भेजने की बात है, गूही ने कभी इस पर विचार भी नहीं किया था। वह अपने अनमोल शिष्य को कभी तियानशी हवेली नहीं भेजेगा। गूही का मानना था कि अपने विकास की वर्तमान दर के साथ वह तियानशी हवेली को पूरी तरह से मात देने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा।
अभी के लिए वो किंगलिन को अपने साथ रहने देगा, उसकी ताकत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा वो उसके साथ अनुबंध करने के लिए कुछ और सांप जैसे जादुई जानवरों को पकड़ सकता था। यह एज और सर्प पुतलियों के 3 फूलों को विकसित करने का एक तरीका हो सकता है। इस बीच छोटी लड़की अपनी बांह पर सांप के आकार के पैटर्न को आश्चर्य से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा जादुई जानवर उसकी बांह पर कैसे आ गया। छोटी लड़की के उत्सुक भाव को देखकर गूहे चुपचाप मुस्कुराया। फिर गूहे को सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज याद आ गई जो उसने पहले अपने दिमाग में सुनी थी। एक लेवल 7 जादुई जानवर स्कारलेट फ्लेम डिवोरिंग ड्रैगन। ऐसा लग रहा था कि वह अपने अधीन एक और पालतू जानवर रखने जा रहा था। होठों पर हल्की मुस्कान के साथ गूहे के विचार बदल गए और उसका मन सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर गूहे ने शून्य में तैरते हुए लाल प्रकाश समूह को देखा। गूहे ने लाल प्रकाश समूह को छूने के लिए आत्मा शक्ति की एक किरण छोड़ी। एक पल में गूहे के दिमाग में सूचनाओं का एक विस्फोट हुआ। ये जानकारी स्वाभाविक रूप से 7वें दर्जे के जादुई जानवर स्कारलेट फ्लेम भक्षण ड्रैगन के बारे में है। एक पल के बाद गूहे ने अपनी आंखें खोली और उसके दिमाग ने स्कारलेट फ्लेम भक्षण ड्रैगन के बारे में जानकारी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। स्कारलेट फ्लेम भक्षण ड्रैगन एक 8वें दर्जे का जादुई जानवर है जिसकी ताकत 7वें दर्जे के मध्य की है, जो एक मानव 6 या 7 सितारा 2 अभ्यासी की ताकत के बराबर है। स्कारलेट फ्लेम भक्षण ड्रैगन एक अग्नि तत्व जादुई जानवर है जो अग्नि हमलों में कुशल है और उसके पास अविश्वसनीय रक्षा है। जैसे ही स्कारलेट फ्लेम भक्षण करने वाले ड्रैगन के बारे में जानकारी उसके दिमाग में कौंधी, गूहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने बुदबुदाया, सिस्टम स्कारलेट फ्लेम भक्षण करने वाले ड्रैगन को बाहर निकालो। जैसे ही गूहे ने बोलना समाप्त किया, शून्य में लाल प्रकाश समूह थोड़ा कांप उठा और फिर गायब हो गया, जिससे एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। इस क्षण गूहे ने आखिरकार स्कारलेट फ्लेम भक्षण करने वाले ड्रैगन का असली रूप देखा। यह एक सांप जैसा जादुई जानवर था जिसके 2 सींग थे, जो पूरी तरह से लाल रंग का था और जिसका विशाल शरीर अनगिनत भयंकर और तीखी तराजू से ढका हुआ था। इसकी हरकतों से आसपास के कई गज के क्षेत्र में लहरें उठती थी। एक पल के लिए शून्य में छटपटाने के बाद स्कारलेट फ्लेम भक्षण करने वाला ड्रैगन सीधे गूहे के सामने उतरा। मास्टर, स्कारलेट फ्लेम भक्षण करने वाले ड्रैगन के मुंह से एक गहरी पुरुष आवाज आई। अपने सामने स्कारलेट फ्लेम भक्षण करने वाले ड्रैगन को देखते हुए गूहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि ये दिखने में थोड़ा बदसूरत था, लेकिन इसकी उपस्थिति काफी प्रभावशाली थी और इसे बाहर निकालना शर्मनाक नहीं होगा। गूहे ने लाल रंग की लौ को भस्म करने वाले ड्रैगन को देखा और पूछा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? ये सुनकर लाल रंग की लौ को भस्म करने वाले ड्रैगन का विशाल सिर हिल गया और उसने कहा, कृपया मुझे एक नाम दे मास्टर। गूहे ने एक पल सोचा और फिर कहा, अब से तुम्हें चिजियाओ कहा जाएगा। चिजियाओ, लाल रंग की लौ को भस्म करने वाले ड्रैगन ने बड़बड़ाया, फिर सम्मानपूर्वक गूहे से कहा, मास्टर मुझे एक नाम देने के लिए धन्यवाद। गूहे ने चिजियाओ को देखा और कहा, चिजियाओ थोड़ी देर यहाँ रहो, मैं तुम्हें कुछ दिनों में बाहर ले जाऊंगा। चिजियाओ ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ मास्टर। उसके बाद गूहे के विचार बदल गए और वह सिस्टम स्पेस से बाहर चला गया। जब गूहे अपने शरीर में वापस लौटा तो उसने किंगलिन को देखा, जो अभी भी अपनी बांह पर सांप के आकार के पैटर्न का अध्ययन कर रही थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कोई बाहर से आ रहा है। गूहे ने अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त किया और देखा कि जियाओ भाई उनकी ओर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि बैंगनी जैक गोली के लिए सामग्री तैयार है, गूहे ने सोचा और उसने उनके आने का कारण अनुमान लगाया। एक पल बाद दरवाजे से दस्तक की आवाज आई। उसके बाद जियाओ डिंग ने बाहर से आवाज लगाई, मास्टर गू, जियाओ डिंग आपसे मिलने का अनुरोध करता है। बाहर से आवाज सुनकर किंगलिन चौंक गई और उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे खींचकर अपनी बांह पर सांप के आकार के पैटर्न को ढक लिया। गूहे ने शांति से कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और जियाओ भाई धीरे धीरे अंदर आए। जियाओ डिंग के अंदर आने के बाद उसने गूहे को एक पैकेज दिया और कहा, मास्टर गू, बैंगनी जैक गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री इस पैकेज के अंदर है। गूहे ने किंगलिन को पैकेज लेने का संकेत दिया और कहा, तुम कल गोली लेने आ सकते हो। जियो डिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर गू। जड़ी बूटियां पहुंचाने के बाद जियो भाइयों ने विदाई ली क्योंकि उन्होंने देखा कि गूहे आगे बातचीत करने के मूड में नहीं था। अध्याय 125। क्या आप गूहे के शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? यूनान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ की चोटी पर धुंध में लिपटा हुआ यह एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। चट्टान के किनारे के पास एक उभरी हुई काली चट्टान पर चांद सफेद लिबादे में एक महिला अपने हाथों से साधना मोहरें बना रही थी। उसकी आंखें ध्यान में बंद थी। प्रत्येक सांस के साथ एक आदर्श चक्र बन रहा था और प्रत्येक चक्र के बीच संक्रमण में ऊर्जा की हल्की नीली धाराएं चारों ओर की घनी हवा में व्याप्त हो गई। महिला के चारों ओर घूमती रही और फिर लगातार उसके शरीर में समाहित हो गई, शोधन और भंडारण से गुजरी। नीली ऊर्जा की आखिरी किरण उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद नालन यानरान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों में एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमा उठी। उसके चमकदार गहरे नीले बाल हवा की मौजूदगी के बिना भी अपने आप ही लहराने लगे। मैंने आखिरकार 7 सितारा 2 प्रैक्टिशनर स्तर को पार कर लिया है, नालन यानरान ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी उपलब्धि पर खुशी मना पाती, उसके दिमाग में जियाओयान और लियूलिंग की छवियां कौंध गईं। कुछ दिन पहले उनके स्पैरिंग सत्र के दौरान जियाओयान ने खुलासा किया था कि वह 5 सितारा 2 मास्टर के स्तर तक पहुंच गई है। जियाओयान के साथ इतना समय बिताने के बाद नालन यानरान धीरे धीरे उसके चरित्र को समझने लगी थी। वह जानती थी कि जियाओयान ने शायद अपनी असली ताकत को छिपा रखा था, इसलिए उसने नालन यानरान को हीन महसूस कराने से बचने के लिए अपनी प्रगति का खुलासा किया था। पहाड़ से उतरते समय हाल ही में हुई खतरनाक मुठभेड़ के दौरान नालन यानरान को पहले ही पता चल गया था कि जियाओयान 4 सितारा 2 मास्टर के स्तर पर पहुंच गई है।
जियाओयान की असाधारण साधना गति को देखते हुए यह अकल्पनीय था कि वह इतने समय में केवल एक सितारा आगे बढ़ी थी। नालन यानरान को संदेह था कि जियाओयान का वर्तमान स्तर पहले से ही 6 सितारा डू मास्टर या 7 सितारा डू मास्टर स्तर पर हो सकता है। इस विचार ने उसे घुटन महसूस कराई। जियाओयान, जो उम्र में उससे छोटी थी, साधना में उससे एक पूरे क्षेत्र से आगे निकल गई थी। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? लगभग 1 महीने में आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के अपने पहले के दृढ़ संकल्प को याद करते हुए नालन यानरान अब खुद को एक जोकर की तरह महसूस करने से नहीं रोक पाए। ये सिर्फ जियाओयान ही नहीं था, यहाँ तक कि लियू लिंग, जो कभी उसका अधीनस्थ था, अब ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह मुकाबला कर सके। एल्डर गुहे के इरादों के अनुसार जियाओयान और लियू लिंग आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उस स्थिति में नालन यानरान के पास कोई मौका नहीं था, दूसरे स्थान के लिए भी नहीं। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए नालन यानरान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जैसे ही नालन यानरान को गहरा आघात लगा, यूनलान संप्रदाय की एक महिला शिष्य पीछे के पहाड़ पर आ गई। उसने नालन यानरान से कहा, जो विचारों में खोई हुई थी, वरिष्ठ बहन नालन, संप्रदाय की नेता वापस आ गई है और आपसे तत्काल उपस्थिति का अनुरोध करती है। गुरु, वो वापस आ गई है। नालन यानरान क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गई। उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। वह शालीनता से खड़ी हो गई और जैसे ही हल्की हवा ने उसे छुआ, उसका चांद सफेद लबादा उसके पतले शरीर से कसकर चिपक गया, जिससे उसके कर्व्स और भी आकर्षक हो गए। नीचे की ओर प्रतीत होने वाली अथाह चट्टान को देखने के बाद नालन यानरान ने अपने चांद सफेद लबादे को झाड़ा, मुड़ी और पीछे के पहाड़ से चली गई। एक विशाल और अच्छी तरह से प्रकाशित हॉल में यून यून एक साधारण सफेद पोशाक पहने हुए मुख्य सीट पर बैठी थी। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में हुई घटना के बाद से उसने संप्रदाय के बाहर ध्यान में कुछ समय बिताया था। हालांकि उस स्थान पर बिताए गए समय की यादें उसके दिमाग में बनी रहीं, खासकर उस अंतिम रात का पागलपन। यून यून वहां खाली बैठी रही। उसकी आंखों में जीवन शक्ति की कमी थी। उसके विचार गुहे की सुंदर और सुंदर चेहरे पर थे। गुहे, तुम कहाँ चले गए? शिक्षक। जब यून यून का मन भटक रहा था तो अचानक हॉल में एक महिला की स्पष्ट आवाज गूंजी। चांद सफेद पोशाक में एक सुंदर आकृति धीरे धीरे पर्दे से उभरी और एक प्यारी मुस्कान के साथ यून यून का अभिवादन किया। नालन यानरान की आवाज सुनकर यून यून तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई। उसने अपने अंतरतम विचारों को छुपाया और खूबसूरती से मुस्कुराए। यानरान, तुम यहाँ हो। अपने शिष्य के सामने वह अपनी गहरी भावनाओं को छिपाती थी। नालन यानरान का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा और उसने पूछा, गुरु, आप इस बार इतनी जल्दी क्यों लौट आए? यून यून ने धीरे से नालन यानरान के बालों को ब्रश किया और कोमलता से कहा, मैंने अपने कार्य पूरे कर लिए हैं, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। यानरान, मेरी अनुपस्थिति के दौरान तुम अपनी साधना में पीछे नहीं रही है न? अपने गुरु का प्रश्न सुनकर नालन यानरान ने उत्तर दिया, गुरु, अभी कुछ समय पहले मैं 7 सितारा डू अभ्यासी स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गई हूँ। अच्छा, इतने कम समय में इतनी प्रगति करना, ये स्पष्ट है कि मेरे जाने के बाद से तुमने अपने प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं की है। यून यून ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। हालांकि नालन यानरान के चेहरे पर उसकी गुरु की उत्तेजना नहीं दिखी। इसके बजाय वह उदासीन दिखी। ऐसा लग रहा था कि इतने कम समय में एक सितारा की सफलता उसे प्रभावित नहीं कर रही थी। वास्तव में इसने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। जियाओयान और लियू लिंग की तुलना में उसे लगा कि वह बहुत पीछे रह गई है। विशेष रूप से जियाओयान ने उसे एक पूरे दायरे से पीछे छोड़ दिया था। नालन यानरान की शांत प्रतिक्रिया को देखकर यून यून की आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया और उसे अंदर से थोड़ा दुख हुआ। अपने ही शिष्य को अपने सामने किसी और को एक अच्छे शिक्षक के रूप में प्रशंसा करते हुए सुनकर यून यून को निस्संदेह असहज महसूस हुआ। हालांकि उसने ये भी स्वीकार किया कि जब शिष्यों को पढ़ाने की बात आती है तो वह वास्तव में गुहे जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार संप्रदाय के नेता के रूप में उसके पास नालन यानरान के साथ रहने का शायद ही कभी समय होता था। एक पल की चुप्पी के बाद गुहे के साथ अपने समझौते के बारे में सोचते हुए यून यून ने धीरे धीरे अपना मन बना लिया। गुहे ने वादा किया था कि उनके 3 साल के समझौते के दिन वह यानरान को डू सम्राट स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा। उसे एहसास हुआ कि वह इस मामले में गुहे की तुलना नहीं कर सकती। अगर वह यानरान को अपने साथ रखने पर जोर देती तो वह उसे रोक सकती थी। इसके अलावा उस दिन उनकी लड़ाई का नतीजा, जो सालों से जमा हुआ था, दांव पर था और यून यून कोई जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसके अलावा गुहे एक डूजो पावरहाउस था और ताकत के मामले में यून यून उससे बहुत कमतर था। उसे एहसास हुआ कि ईर्ष्या और चिंता की उसकी भावनाएं व्यर्थ थीं। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए यून यून ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें नालन यानरान को देख रही थीं और उसने पूछा, यानरान, क्या तुम गुहे को अपना स्वामी मानने को तैयार हो? तारानकन तारानकन तारानकन। वुतान शहर में जियाओयान सुबह की धूप खिड़की से अंदर आते ही अपने बिस्तर पर सुस्ती से बैठ गया। उसने जम्हा ली, फिर उठकर अपना चेहरा धोया और दिन की तैयारी करने लगा। मास्टर, हम कब निकलेंगे? जियोयान ने नहा धोकर उत्सुकता से पूछा। बाद में आपको बाहर जाकर कुछ चीजें तैयार करनी चाहिए। ताज़ा पानी, सूखा खाना, टेंट, कीट विकर्षक, बुनियादी औषधीय जड़ी बूटियां और कुछ उपचार और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की गोलियां। ये सब आपकी यात्रा के लिए आवश्यक है क्योंकि हमें जंगल में काफी समय बिताना पड़ सकता है, ब्रह्मकारी चिकित्सा एल्डर ने सलाह दी। हे, मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ, जियोयान ने उत्साह से कहा। वह इस यात्रा पर निकलने के लिए उत्सुक था। उसका उत्साह देखकर चिकित्सा एल्डर ने भौहें उठाई और कहा, आपने जन्म से ही जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है। मानव क्षमता अक्सर तभी पूरी तरह से उभरती है जब किसी का जीवन खतरे में होता है। आपका पिछला गुनगुना प्रशिक्षण आपको एक सच्चा पावरहाउस बनाने की संभावना नहीं है। आपके पास जो कमी है वह है रक्त और लोहे का मिश्रण। मैं वादा करता हूँ गुरु, मैं इसे पूरा करूंगा, जियोयान ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया। अच्छा, लेकिन गुरु, आप मुझे पृथ्वी स्तरीय डू तकनीक कब सिखाएंगे?
जियोयान ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी शक्तिशाली तकनीक सीखने की उम्मीद कर रहा था। मेडिसिन एल्डर ने हंसते हुए उससे कहा कि वह हुतान शहर छोड़ने के बाद उसे सिखाएगा। जियोयान इस संभावना को लेकर उत्साहित था। जैसे ही जियोयान कमरे से बाहर निकला, उसने उस शहर को देखा जहां वह 1 दशक से अधिक समय से रह रहा था और आहें भरी। हालांकि उसने जल्दी से उदासी को दूर किया और खुद से कहा कि बाहरी दुनिया और भी रोमांचक होगी। तारानकन स्टोन डेजर्ट सिटी के शहर में आयरन मर्सिनरी ग्रुप में। महान गुरुगु, आपने पहले ही इतनी जल्दी पर्पल जेड पिल तैयार कर ली है। जियो भाइयों को गूहे को गोली देते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मात्र ग्रेड 2 की गोली के लिए, क्या आपको लगता है इसे तैयार होने में कई दिन लगेंगे? जियोडिंग ने गूहे से बोतल ली और उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने एक प्रस्ताव दिया जिसमें सुझाव दिया कि वे गूहे को आयरन मर्सिनरी ग्रुप में रहने के लिए और अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। हालांकि गूहे ने इसे टाल दिया और कहा कि जियोडिंग और उसके भाई उसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। वह रहने के लिए अनिच्छुक था। भाड़े के समूह को छोड़ने के बाद गूहे ने अपने प्यारे साथी छोटे हरे अजगर को बुलाया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। चमकते सूरज के नीचे तपते रेगिस्तान में ऊंचे रेत के टीले अंतहीन रूप से फैले हुए थे। पीली रेत से गर्म हवा बह रही थी जिससे परिदृश्य विकृत हो रहा था। एक छलांग के साथ गूहे और उसका साथी विशाल रेगिस्तान में चले गए, दूरी में गायब हो गए। अध्याय का अंत। अध्याय 126। सांप लोगों की जनजाति का तनाव। साफ आसमान में एक विशाल सूर्य एक ज्वलंत गोले की तरह ऊपर लटका हुआ था जो निरंतर गर्मी की लपटें छोड़ रहा था। चिलचिलाती धूप सुनहरे रेगिस्तान पर फैल रही थी, रेत के छोटे छोटे कणों को पका रही थी और उन्हें लाल गर्म लोहे की छर्रों की तरह चमका रही थी। रेगिस्तान के भीतर तीव्र तापमान के कारण सुनहरी रेत से गर्म हवा के झोंके उठ रहे थे जिससे कुछ हद तक विकृत और असली जगह बन रही थी। शून्य में एक विशाल सुनहरी आकृति हवा में से टूटकर निकली। गोल्डन फेदर जायंट ईगल के ऊपर बैठे गूहे ने नीचे बदलते दृश्यों को देखा। फिर उसने अपने स्थानिक वलय से एक चर्मपत्र निकाला और उस पर बताए गए मार्ग का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यहाँ दिखाए गए मार्ग के अनुसार ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे टैगोर रेगिस्तान की गहराई में पहुंच रहे हैं, उसने थोड़े सूखे होंठों से कहा। उसकी उंगली नक्शे पर पथ का पता लगा रही थी। टैगोर रेगिस्तान अविश्वसनीय रूप से विशाल है। लिटिल गोल्ड की गति के बावजूद हमें इसके गहरे हिस्सों तक पहुंचने में 3 दिन लग गए, गूहे ने खुद से सोचा। स्टोन डेजर्ट सिटी से प्रस्थान करने के बाद गूहे ने टैगोर रेगिस्तान के गहरे हिस्सों की ओर नक्शे पर दिए गए मार्ग का अनुसरण किया। रेगिस्तान की अप्रत्याशित मौसम स्थितियों और लंबी उड़ानों के लिए लिटिल गोल्ड की सहन शक्ति की सीमाओं को देखते हुए गूहे को सतर्क रहना पड़ा और अपेक्षाकृत सुरक्षित मार्ग चुनना पड़ा। हालांकि रेगिस्तान में रेत के नीचे छिपे हुए विभिन्न जानवर और हमेशा खतरनाक सांप लोग रहते थे, लेकिन गूहे जैसे युद्ध संघ की ताकत वाले किसी व्यक्ति के लिए ये खतरे दुर्गम नहीं थे। अगर उन्हें कोई परेशानी आती तो गूहे खतरे को खत्म करने के लिए अपनी शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग करने में संकोच नहीं करते। हाइबोडोम द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र द्वारा निर्देशित और अपने 2 युवा साथियों लिटिल गोल्ड और किंगलिंग के साथ गूहे 3 दिनों की यात्रा के बाद टैगोर रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में पहुंच गए। वर्तमान में किंगलिंग गूहे के पीछे बैठी थी, उसे कसकर पकड़े हुए, जबकि लिटिल गोल्ड बहुत तेज गति से उड़ रहा था जिससे एक तेज हवा चल रही थी जो किसी को भी असहज महसूस करा सकती थी। किंगलिंग डरी हुई महसूस कर रही थी, गूहे की पीठ से चिपककर आराम की तलाश कर रही थी। किंगलिंग की बेचैनी को देखते हुए गूहे ने अपना सिर घुमाया और लिटिल गोल्ड से अपनी गति थोड़ी कम करने के लिए कहा। किंगलिंग, बस कुछ और दिन और हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, गूहे ने उसे आश्वस्त किया। उसकी चिंता को महसूस करते हुए किंगलिंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और धीरे से कहा, गुरु, मैं ठीक हूँ। तारानकन टैगोर रेगिस्तान की गहराई में विशाल परिदृश्य में बिखरे हुए विभिन्न मरुद्यानों की रक्षा सांप लोगों की जनजातियों द्वारा की जाती थी। ऐसे ही एक नखलिस्तान में एक छोटे से रास्ते के अंत में सर्प महिलाओं का एक समूह पहरा दे रहा था। उनकी तीखी आंखें आसपास के जंगल को स्कैन कर रही थी क्योंकि वे वहां सख्त भावों के साथ खड़ी थी, हथियार तैयार थे, किसी भी घुसपैठिए से बचाव के लिए तैयार थी। रेगिस्तानी वातावरण के कारण इन सर्प महिलाओं की त्वचा गहरे रंग की थी। उनकी थोड़ी विदेशी उपस्थिति उनके अद्वितीय हीरे के आकार की पुतलियों के साथ मिलकर एक सूक्ष्म आकर्षण पैदा करती थी। इन सर्प लोगों को जो प्रसिद्ध बनाता था वह था उनकी मोहक और लचीली कमर, जिसने मानव दुनिया के कई पुरुषों को मोहित कर लिया था। जब सर्प लोगों की जनजातियों की दास सर्प महिलाएं विदेशी नृत्य करती थी तो ये दृश्य सबसे शांत पुरुषों को भी शर्म से लाल कर सकता था। इन सर्प महिलाओं में से 4 शक्तिशाली महान डू मास्टर्स थी और बाकी सभी डू मास्टर्स थी। वे इस स्थान की रक्षा करती थी, ऐसा लगता था कि वे किसी चीज के लिए हाई अलर्ट पर थी। उनसे कुछ ही दूर नखलिस्तान के केंद्र में एक छोटी सी झील थी जो इस नखलिस्तान के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत थी। ये झील नखलिस्तान का केंद्र थी और आम सांप लोगों को इसमें स्नान करने का विशेषाधिकार नहीं था। इस समय झील में स्नान कर रही आकर्षक सांप महिला कोई और नहीं बल्कि करामाती सर्प जनजाति की नेता युमे थी। थोड़ी देर बाद युमे ने अपना स्नान समाप्त किया और धीरे धीरे खड़ी हुई, अपने आकर्षक और परिपूर्ण शरीर को प्रकट करते हुए वह पानी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। उस पल युमे को कुछ महसूस हुआ और उसकी नजर आसमान की ओर चली गई। वह अपनी तीखी नजर से आसमान को स्कैन करते हुए तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। आसमान में एक विशाल सुनहरा पक्षी जीव आसमान में तेजी से उड़ रहा था और उसके साथ एक भयानक दबाव भी था। इस दबाव को महसूस करते हुए युमे की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस तरह का दबाव उसने केवल एक व्यक्ति से महसूस किया था, सांप लोगों की जनजाति की रानी। क्या ये हो सकता है? ये 6ठी श्रेणी का सर्वोच्च शक्ति वाला जादुई जानवर है। वह क्या है? कोई इंसान? अचानक युमे की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने गौर से सुनहरे पक्षी प्राणी की पीठ को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर कोई आकृति बैठी है। क्या ये हो सकता है कि यह सुनहरा पक्षी प्राणी इस इंसान का पालतू जानवर है? तो इंसान की ताकत के बारे में क्या?
कम से कम ये 9 सितारा डू सम्राट के स्तर पर तो होनी चाहिए, है न? या शायद, ये सोचते हुए युमी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। जैसे ही उसने सुनहरे पक्षी प्राणी को देखा जो पहले ही आकाश को पार कर चुका था और तेजी से नखलिस्तान से गुजर रहा था, युमी के दिल में तूफान आ गया। रुको, इस दिशा में, यह मेडुसा मंदिर है। जैसे ही उसने सुनहरे पक्षी प्राणी को आकाश में दूर उड़ते देखा, युमी अपने आश्चर्य को अनदेखा नहीं कर सकी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और मेडुसा मंदिर की ओर चल पड़ी। आकाश में गूही को पता नहीं था कि उसके आगमन ने पहले ही सांप लोगों के उच्च कमान का ध्यान आकर्षित कर लिया था। हालांकि अगर उसे पता भी होता तो भी उसे परवाह नहीं होती। उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरे सांप लोगों के कबीले में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके। सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल की पीठ पर गूही ने अपने हाथ में पकड़े हुए चर्मपत्र का नक्शा खोला। ये केवल आधे दिन की यात्रा है और हमें मेडुसा मंदिर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उसकी बाहों में किंगलिन पहले से ही गहरी नींद में थी। लगातार यात्रा के दिनों के बाद छोटी लड़की आखिरकार थकावट के कारण दम तोड़ चुकी थी। गूही ने अभी के लिए किंगलिन को बसाने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया। लिटिल गोल्ड की सुरक्षा के साथ वह टैगोर रेगिस्तान में उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। खुद के लिए उसने अकेले मेडुसा मंदिर की यात्रा करने की योजना बनाई। अगले दिन विशाल रेगिस्तान में रेत के बीच में एक विशाल शहर खड़ा था। ये सांप लोगों का पवित्र स्थान था, मेडुसा मंदिर। आज मेडुसा मंदिर में माहौल हमेशा की तुलना में खास तौर पर भारी था और तनाव का माहौल था। कल रात से ही मंदिर में मौजूद सर्प लोगों को रानी मेडुसा से आदेश मिल गए थे। पूरा शहर हाई अलर्ट पर था। अब सख्त लॉकडाउन आदेशों के कारण इस विशाल शहर के द्वार कसकर बंद कर दिए गए थे। सशस्त्र सर्प लोग पहरेदार शहर की दीवारों पर आगे पीछे गश्त कर रहे थे। दीवारों के ऊपर आसमान में 1 दर्जन से अधिक काले पक्षी चक्कर लगा रहे थे। उनकी तीखी निगाहें शहर के बाहर के इलाके को स्कैन कर रही थी। दूर से कोई भी हलचल इन पक्षियों को अलार्म बजा देती थी। मंदिर के एक कोने में दर्जनों भारी हथियारों से लैस सर्प लोग जहरीले भाले पकड़े हुए तीखी निगाहों से एक छोटे से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। किसी भी गैर सांप लोग प्राणी को नष्ट करने के लिए तैयार थे। ये सर्प लोग दल अपनी गश्त में इधर उधर घूमता रहा और रेत में अपनी सर्प जैसी पूंछ के निशान पीछे छोड़ता रहा। अरे, किस तरह का व्यक्ति इतना अहंकारी होकर रेगिस्तान में इतनी गहराई तक घुसने की हिम्मत करता है? अगर हम उन्हें पकड़ लें तो वे असंख्य सांपों द्वारा खाए जाने के कष्टदायी दर्द का अनुभव करेंगे। एक सांप व्यक्ति, जाहिर तौर पर नेता, चिलचिलाती धूप में पसीने से तर चेहरे के साथ बुदबुदाया। कैप्टन, क्या हुआ? पूरी जनजाति अचानक लॉकडाउन में क्यों चली गई? थका हुआ और अपनी दुम घसीटता हुआ एक सांप व्यक्ति उलझन के संकेत के साथ विशाल रेगिस्तान को स्कैन कर रहा था। उसे सुबह सुबह घसीटकर बाहर लाया गया था और उनका काम रेगिस्तान की खोज करना था। सांप व्यक्ति से सवाल सुनकर आसपास के 1 दर्जन अन्य लोगों ने भी नेता की ओर संदेह भरी निगाहों से देखा। ये स्पष्ट था कि उन्हें स्थिति की पूरी समझ नहीं थी। हाँ, अपनी सतर्कता कम मत करो। इस बार हमारे सांप लोग कबीले को एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, नेता ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। कल रात नेता युमे अचानक मंदिर में पहुंचे और मंदिर की ओर बढ़ रहे एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन के आगमन की घोषणा की। इसके अलावा वे पहले से ही रेगिस्तान में गहराई तक घुस चुके हैं। करामाती सर्प जनजाति से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार इस दुश्मन की ताकत हमारी रानी से कम नहीं है। ये सुनकर नेता का चेहरा और भी गहरा हो गया। अभी सभी सांप लोग कबीले, बड़े और छोटे, लॉकडाउन में हैं। मुझे मिली जानकारी के अनुसार 8 प्रमुख कबीलों के नेताओं को कल रात महारानी से आदेश मिले और वे रात भर में ही मंदिर की ओर दौड़ पड़े हैं। सबसे तेज आने वाला शाम तक आ सकता है और सबसे धीमा आने में 1 और दिन लग सकता है। महारानी की बात करते हुए नेता के चेहरे पर एक कट्टर और भक्तभाव दिखाई दिया। देखो हंस, महारानी के यहाँ होने से दुश्मन मंदिर में घुसने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। नेता ने विशाल निर्जन रेगिस्तान की ओर देखते हुए नागभान से कुड़ी असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, हाथ हिलाया और आदेश दिया, चलो अपना स्थान बदल लेते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ दुश्मन का कोई निशान नहीं है। सांप लोगों के नेता के आदेश के साथ सांप लोगों का दस्ता जल्द ही खाली रेगिस्तान के विशाल विस्तार को पीछे छोड़ते हुए दूसरे खोज स्थान पर चला गया। उसी समय मेडुसा मंदिर के बाहर दूर क्षितिज में थोड़ी देर बाद आकाश के किनारे पर अचानक एक काला बिंदु दिखाई दिया। पलक झपकते ही उसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और विशाल शहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही काली आकृति शहर से 100 मीटर दूर पहुंचने वाली थी, वह अचानक बीच हवा में रुक गई। थोड़ी ठंडी आवाज गूंजी, स्याही सर्प जनजाति के नेता मुबास महारानी से मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे ही विशाल रेगिस्तान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती आवाज गूंजी, एक सांप व्यक्ति नेता की पलकें झपक गईं। अप्रत्याशित रूप से यह 8 प्रमुख सांप लोगों की जनजातियों में से एक का नेता था। एक विशाल और आलीशान हॉल में एक सुंदर आकृति थोड़ा पीछे झुकी हुई थी, जो कुछ हद तक थकी हुई लग रही थी। उसकी आलसी निगाह कभी कभी ऊंचे मंच पर बैंगनी क्रिस्टल सिंहासन पर घूम जाती थी और वह हार मानने के लिए अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाती थी। अपनी उंगलियों को अपने चिकने माथे पर फिराते हुए महिला के सुंदर चेहरे पर अचानक खुशी की झलक दिखाई दी। उसने हॉल से बाहर देखा और अचानक एक काली छाया बिजली की तरह चमक उठी। वे आखिरकार आ ही गए। हॉल में प्रवेश करने वाली काली आकृति को देखकर महिला राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई। युमे, क्या हो रहा है? लगातार 3 लॉकडाउन आदेश, क्या आक्रमणकारी शक्तिशाली हैं? हॉल में प्रवेश करने वाली आकृति स्पष्ट रूप से एक नर सांप व्यक्ति थी, जो थोड़ा मजबूत कद काठी की थी। उसने लापरवाही से अपने शरीर पर एक पतला कपड़ा लपेटा हुआ था और उसकी भुजाएं सामान्य काले टैटू से सजी हुई थी। जब टैटू उसकी हथेलियों तक पहुंचे तो 2 भयंकर काले सांप के सिर प्रकट हुए, मानो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार हो, जो क्रूरता का संकेत दे रहे थे। जनजाति में अपने जैसी ही स्थिति रखने वाले नर सांप व्यक्ति की ओर देखते हुए युमे ने धीरे से आह भरी अपनी मुद्रा को थोड़ा सीधा किया। उसकी कामुक आकृति पर जोर दिया गया और उसने आलस से कहा, बहुत शक्तिशाली। मैंने उन्हें कल ही देखा था।
उनकी गति के साथ उन्हें पहले ही मंदिर में आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने अभी तक खुद को क्यों नहीं दिखाया है। ओह, क्या आप दुश्मन की सही ताकत जानते हैं? पुरुष सांप व्यक्ति की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई जब वह हॉल में प्रवेश किया और विशाल मेज पर बैठ गया। उसकी आवाज में एक स्पष्ट ठंडक थी। कम से कम 9 सितारा डू सम्राट की ताकत और 6ठी रैंक की चोटी की शक्ति वाला एक जादुई जानवर भी है। युमे ने अपने कामुक लाल होठों को फुलाया और धीरे से कहा, मोबास, ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्या? 9 सितारा डू सम्राट की ताकत और एक 6ठी रैंक का शीर्ष जादुई जानवर? उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव दिखा और मोबास नामक नर सांप व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने महारानी को सूचित किया है? उन्होंने क्या कहा? इन शब्दों पर युमे के होंठ थोड़े से खुले और उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। महारानी ने कहा कि यह हमारे सांप लोगों के अस्तित्व के लिए एक लड़ाई हो सकती है। वह पहले ही निषिद्ध भूमि पर जा चुकी है और 4 बुजुर्गों को सूचित कर चुकी है। क्या 4 बुजुर्गों को भी बुलाया गया है? इन शब्दों पर मोबास की आंखें सदमे के साथ काली पड़ गईं। 4 बुजुर्ग सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे जो बहुत पहले ही 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। सांप लोगों के आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार वे तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि यह सांप लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला न हो। अब महामहिम ने 4 बुजुर्गों को बुलाने का फैसला किया था। इसका मतलब था ये दुश्मन वास्तव में दुर्जय था। लानत है। मोबास की अभिव्यक्ति बेहद उदास हो गई। वे पृथ्वी पर कौन है? मानव साम्राज्य में ऐसा अस्तित्व कब प्रकट हुआ? मोबास ने अपने सामने युमे को देखा और उलझन में पूछा, चूंकि आपने उन्हें देखा है, क्या आप उनके इरादों को जानते हैं? वे हमारे सांप लोगों पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? तुम मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हो, युमे ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। ऐसी मौजूदगी के सामने मैं केवल दूर से देखने की हिम्मत कर सकती हूँ। मैं आगे और जांच करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? उसके शब्दों पर युमे ने कुर्सी पर अपने लचीले आकर्षक शरीर को सिकोड़ लिया, बिल्कुल एक सुस्त और सुंदर सांप महिला की तरह। भान सिकोड़ते हुए मोबास अचानक खड़ा हो गया और बोला, मैं महारानी से मिलना चाहता हूँ, उन्हें कुछ पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को स्पष्ट करने की जरूरत है। मत जाओ, महारानी अभी किसी से नहीं मिल रही हैं। पहले मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी। सारा संचार मेडुसा स्नेक गार्ड्स के कप्तान हुआशिफ र द्वारा किया गया है। युमे ने हल्के से कहा। अध्याय 127 टकराव बातचीत। युमे के शब्दों को सुनकर मोबास ने एक अप्रिय अभिव्यक्ति धारण की और गहरी आवाज में कहा, रानी का इरादा क्या है? यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और वह अभी भी स्थिति की देखरेख करने के लिए बाहर नहीं आ रही है। क्या वह दुश्मन के आने का इंतजार कर रही है? मोबास की नाराजगी देखकर युमे ने लापरवाही से उसके नाजुक हाथों से खेलते हुए बेपरवाही से कहा, शायद महारानी की अपनी योजनाएं हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाली थी, युमे का चेहरा अचानक बदल गया। वह अचानक उठ बैठी। उसकी लंबी पतली आंखें हॉल के बाहर आसमान को ठंडी निगाहों से देखती हुई बोली, वे आ गए हैं। हालांकि उसने अभी तक दुश्मन को नहीं देखा था, लेकिन मेडुसा मंदिर पर एक शक्तिशाली और अपरिचित आभा पहले ही उतर चुकी थी। युमे के शब्दों को सुनकर मोबास, जो पास में था, क्षण भर के लिए चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे भी इसका एहसास हो गया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने युमे से नजरें मिलाई और वे दोनों तुरंत हॉल के बाहर दिखाई दिए। वे तेज गति से आसमान में चढ़े और थोड़ी देर बाद शहर की दीवारों पर पहुंच गए, जो पहले से ही मार्शल लॉ के अधीन थी। जरूर कुछ ही पल बाद शहर की दीवारों से कुछ 100 मीटर दूर आसमान में एक विशालकाय जादुई जानवर तैरता हुआ दिखाई दिया। एक आकृति शांति से इस जादुई जानवर के ऊपर खड़ी थी और इस आकृति से एक भयावह आभा निकल रही थी। आदमी और जानवर तेजी से पास आए। जब युमे ने जादुई जानवर को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा सदमा दिखाई दिया। वह प्राणी सांप जैसा जादुई जानवर था जिसके 2 सींग थे, लाल रंग का, और उसका शरीर बहुत बड़ा था। उसके शरीर पर अनगिनत भयंकर और तीखे तराजू थे। जब वह चलता था तो कई गज के भीतर की जगह लहरदार लगती थी। ये कैसे संभव है? युमे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कल उसने जो प्राणी देखा था वह एक विशाल सुनहरा पक्षी जानवर था। आज एक शक्तिशाली ड्रैगन जैसा जादुई जानवर कैसे दिखाई दे सकता है? और यह कल वाले से भी अधिक भयानक और भयानक लग रहा था। इस बार सांपों का कबीला वास्तव में मुश्किल में था। युमे का दिल धीरे धीरे डूब रहा था। उसके बगल में मोबास ने लाल लॉ जादू जियाओ की असली शक्ल देखी। उससे निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करने के बाद वह डर से भर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या रानी वास्तव में ऐसी इकाई से निपट सकती है। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में कट्टरता की झलक दिखाई दी। महारानी अजेय थी। उसकी उपस्थिति से सांपवंश निस्संदेह सुरक्षित रहेगा। दूर से आदमी और जानवर शहर के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद वे शहर की दीवारों पर तैनात भाला फेंकने वालों की हमला करने की सीमा के ठीक बाहर रुक गए। लाल लॉ जादू जियाओ अब खुद को रोक नहीं सका। ये दहाड़ने लगा और इसकी गगनभेदी चीख शहर में गूंज उठी। चींटियों, तुम मालिक का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लाल लॉ जादू जियाओ की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। उसके विचार में उसके सामने वाला आदमी केवल डूवान स्तर का था और वह इस तरह के तुच्छ अस्तित्व को आसानी से निगल सकता था। आदमी के शब्द स्पष्ट रूप से उसके मालिक के प्रति अपमानजनक थे, जिसका मतलब था कि वह लाल लॉ जादू जियाओ का भी अपमान कर रहा था। मोबास का चेहरा, जैसे ही उसने लाल लॉ जादू जियाओ से निकलने वाली भयंकर आभा को महसूस किया, वह बेहद गंभीर हो गया। अगर उसे यह नहीं पता होता कि महारानी मंदिर के अंदर है, तो ऐसी भयानक उपस्थिति का सामना होने पर वह शायद घबराकर भाग जाता। बस मैजिक जियाओ, शांत हो जाओ। अब उत्तेजित लाल लॉ जादू जियाओ को देखकर बूहे ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और उसके गुस्से भरे गर्जन को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। इसके बाद बूहे की निगाह पूरे शहर में घूमी और उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी शक्तिशाली आवाज निकाली, जो उसके लड़ाकू स्वभाव से प्रेरित थी, जो पूरे शहर में गूंज उठी। रानी मेडुसा, मैं यहाँ आपके कबीले के साथ युद्ध करने नहीं आया हूँ। मुझे आपसे कुछ मामलों पर चर्चा करनी है।
क्या मैं महारानी से मिलने का अनुरोध कर सकता हूँ? गूहे की हरकतों को देखकर युमे और मोबास दोनों ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस स्थिति में रानी के लिए खुद ही इसे संभालना अधिक उचित था। उनकी ताकत के साथ भले ही दूसरा पक्ष बल का उपयोग करना चाहता हो, वे बस पीछे हट जाएंगे। गूहे और लाल लौ जादू जियाओ का सामना करते हुए वे दोनों बहुत दबाव में थे। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में हमला करने का इरादा रखता है तो बस एक चाल आसानी से उन दोनों को खत्म कर सकती है। कुछ देर तक शहर में गूंजती आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। जैसे ही चिल्लाना कम हुआ, शहर की दीवारों के अंदर और बाहर दोनों जगह सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर गूहे की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही वह फिर से पुकारने वाला था, शहर की दीवारों के ऊपर ऊंचे आसमान में जगह अचानक अजीब तरह से मुड़ गई। ये देखकर गूहे की आंखें सिकुड़ गईं और वह शहर की दीवारों के ऊपर विकृत जगह को देखने लगा। अचानक आकाश में गोधूली की आभा बिखर गई और विकृत जगह को रोशन कर दिया। अगले ही पल एक सुंदर आकृति, एक सुडौल और मोहक शरीर वाली एक सुंदर महिला धीरे धीरे अनगिनत दर्शकों के सामने प्रकट हुई। वह तेजस्वी महिला एक राजसी बैंगनी वस्त्र में सजी हुई थी और उसका कामुक शरीर आड़ू की तरह पका हुआ था, जो एक हल्की कामुकता को प्रकट कर रहा था। उसके लंबे बालों की 3000 लंटें उसके सुगंधित कंधों से नीचे की ओर झर रही थी, जो उसकी पतली कमर तक लटक रही थी। लबादे के नीचे उसकी सांप जैसी पूंछ का एक हिस्सा धीरे धीरे झूल रहा था। ये बैंगनी रंग का था और उसकी पूंछ एक जंगली और मनमोहक आकर्षण प्रदर्शित कर रही थी, जिससे लोगों को अपने पूरे शरीर में अकारण ही गर्मी महसूस हो रही थी। गूहे की नजर उस लगभग पूर्ण आकृति पर घूमी और अंत में उस सुंदर चेहरे पर रुक गई, जिससे उसका दिल कांप उठा। अपनी आंखों से इस महिला को देखकर गूहे को आखिरकार समझ में आ गया कि रेगिस्तानी शहर के पास के कई लोग क्यों कहते थे कि रानी मेडुसा की सुंदरता उसकी बदनामी से मुकाबला कर सकती है। उसके जैसी महिला के लिए ऐसा लगता था कि उसका वर्णन करने के लिए एकमात्र शब्द मोहक था। हालांकि उस आकर्षण के नीचे रानी जैसी कुलीनता और शालीनता की भावना भी थी, जो यूनियन की याद दिलाती थी। दोनों ही अपने उच्च पदों के कारण राजसीपन का भाव प्रकट करते थे। उसकी तुलना में मुंडीविच बहुत कम आकर्षक लग रही थी, या कोई यह कह सकता है कि वे अतुलनीय थीं। महाराज, इस आकर्षक महिला के आकाश में प्रकट होने के बाद नीचे शहर की दीवारों पर सांपों का एक बड़ा समूह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उनकी सम्मानजनक आवाजें आकाश को चीरती हुई। आकाश में रानी मेडुसा को देखते हुए मोबास, जिसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, को क्षण भर के लिए नशा और गहरी प्रशंसा महसूस हुई। तो ये रानी मेडुसा है जिसकी प्रतिष्ठा लगभग रेगिस्तान शहर में उसकी बदनामी से मेल खाती है। आसमान में उस मनमोहक महिला को देखते हुए गूहे ने अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, मानो प्रसिद्ध रानी मेडुसा ने उसे परेशान नहीं किया हो। तुम मुझसे मिलने आए हो? आसमान में रानी मेडुसा ने गूहे को देखते हुए अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसके लाल मुंह के होंठ एक नाजुक वक्र में मुड़े हुए थे और उसकी उत्तम सुंदरता एक आकर्षक आकर्षण को प्रकट कर रही थी। उसकी हर अभिव्यक्ति और मुस्कान ने गूहे को क्षण भर के लिए मोहित कर दिया। रानी मेडुसा की मोहक निगाहों के नीचे गूहे ने अपनी कुछ भावनाओं को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और कहा, रानी मेडुसा, आपसे मिलना सम्मान की बात है। रानी मेडुसा की नजरें गूहे के नीचे लाल लौ जादू जियाओ पर चली गईं। उसकी निगाह में गंभीरता का भाव था। बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? हालांकि हमारे कबीले में तुम्हारा दखल अशिष्ट था, लेकिन हम सांप लोग अनुचित नहीं हैं। रानी मेडुसा की पूछताछ का सामना करते हुए गूहे ने सम्मानपूर्वक स्वर में कहा, महारानी, मैं किसी गुप्त उद्देश्य से नहीं आया हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक किमियागर हूँ और आपको एक किमियागर के लिए स्वर्गीय ज्वाला के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप स्वर्गीय ज्वाला को मुझे सौंपने पर विचार करेंगे, क्योंकि यह आपके लिए उतना महत्व नहीं रखेगा। बदले में मैं आपके सांप लोगों के लिए एक डूजोंग गोली और एक परिवर्तन गोली बना सकता हूँ। गूहे के शब्दों को सुनकर मोबास और मुंडीविच, जो शहर की दीवार पर थे, चौंक गए। ये स्पष्ट था कि वे रानी मेडुसा द्वारा 1 महीने पहले डेजर्ट सिटी के बाहर से स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के बारे में नहीं जानते थे। महारानी को स्वर्गीय ज्वाला की क्या आवश्यकता है? उन्हें पता है कि सफलता दर बेहद कम है। अगर महारानी को कुछ हो गया तो हमारे सांप लोगों का क्या होगा? मुंडीविच ने आश्चर्य में बड़बड़ाया। मोबास ने आह भरते हुए कहा, महारानी कई सालों से डुहुआन स्तर पर बनी हुई है और शायद वह अधीर हो रही है। हालांकि वह बेफिक्र दिखती है, लेकिन वह और मजबूत बनना चाहती है। डुजोंग स्तर हासिल करने से सांप लोगों की शक्ति काफी बढ़ जाएगी और हम अब इस विशाल रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे। वर्षों से इस जगह के अनुकूल होने के बावजूद हमारी सांप वंशावली स्वाभाविक रूप से ठंडी है। मुंडीविच ने भी आह भरी। उसकी नजर रानी मेडुसा की ओर मुड़ी और वह हार मान गई। एक स्वर्गीय ज्वाला? आपको कैसे पता चला कि मैंने स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त की है? रानी मेडुसा ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आवाज में हल्की ठंडक थी क्योंकि उसने गूहे की ओर देखा। बहुत समय पहले की बात नहीं है, मैं डेजर्ट सिटी के बाहर मैग्मा की दुनिया में दाखिल हुआ और मुझे स्वर्गीय ज्वाला की उपस्थिति का एहसास हुआ। अंदर मुझे एक खूनी इंद्रधनुषी सांप का तराजू मिला। ये तराजू आपके शरीर पर एक अजीब पैटर्न के रूप में तभी दिखाई देता है जब आप अपनी पूरी ताकत से लड़ने की स्थिति में होते हैं। इसके अलावा हमने तराजू पर स्वर्गीय ज्वाला की गंध का पता लगाया, इसलिए यह संभावना है कि जब आपने इसे लिया तो यह आपको घायल कर गया, गूहे ने धीमी आवाज में समझाया। रानी मेडुसा ने हल्के से अपने गुलाबी होठों को चाटा। उसकी असामान्य पुतलियां गूहे को घूर रही थी। उसके हाव भाव में ठंडक और मनोरंजन का एक संकेत था। रानी मेडुसा की आंखों में अमृत स्वर को समझते हुए गूहे शांत रहे और आगे बोले, महाराज, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक किमियागर के लिए स्वर्गीय ज्वाला कितनी महत्वपूर्ण है। मैं इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। आपके सांप लोगों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। दोनों ने शब्दों का आदान प्रदान जारी रखा और गूहे और रानी मेडुसा के बीच बातचीत एक समझौते की ओर बढ़ती दिखी।
हालांकि गूही के पास कई तुरुप के पत्ते थे और स्थिति से निपटने का आत्मविश्वास था, लेकिन ये लड़ाई कठिन होने वाली थी। अगर वह इसे अमृत से हल कर सकता तो शायद ये बुरा विचार नहीं होता। दूसरी बात, गूही ने अतीत से किंगलिन के सपने के बारे में सोचा, जो सांप लोग जनजाति और मनुष्यों के लिए लड़ाई बंद करने का था। अगर वह आज सांप लोग जनजाति से लड़ता है तो निस्संदेह उन्हें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में उन्हें आसपास के मानव साम्राज्यों द्वारा मिटा भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किंगलिन, वो छोटी लड़की, शायद दिल टूट जाएगी, कुछ ऐसा जो गूही नहीं देखना चाहता था। आखिरकार सांप लोग जनजाति और मनुष्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व उस छोटी लड़की के विकास के पीछे प्रेरक शक्ति थी। अगर कोई जरूरत नहीं थी तो गूही उसके लक्ष्य को चकनाचूर नहीं करना चाहता था। तीसरा, गूही अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हॉल ऑफ सोल्स के कई विशेषज्ञ थे। अगर वह अपनी पूरी ताकत प्रकट करता तो वह हॉल ऑफ सोल्स का ध्यान आकर्षित कर सकता था। शहर की दीवार पर जब गूही बोल रहा था, मोबास ने अपनी आंखें चौड़ी की और विस्मय से गूही को देखा। उसके बगल में यूमेई ने भी चौंकने वाला भाव दिखाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाला व्यक्ति स्वर्गीय ज्वाला के कारण इतना असाधारण रूप से कार्य करेगा। एक डूपूर्वज गोली, यह एक उच्च श्रेणी का अमृत था, एक प्रकार का अमृत जो उच्च स्तरीय डुहुआन विशेषज्ञों को ईर्ष्यालु बना सकता था। इसका प्रभाव सरल लेकिन लुभावना था। ये संभावित रूप से एक 9 सितारा डुहुआन विशेषज्ञ को इसे खाने का मौका दे सकता था, जिससे उसे थोड़े समय में डूपूर्वज वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिल सकता था। दूसरे शब्दों में, यदि कोई 9 सितारा डुहुआन डूपूर्वज गोली का सेवन करता है तो वह कुछ ही समय में डूपूर्वज विशेषज्ञ बन सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 9 सितारा डुहुआन स्तर पर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। कई 9 सितारा डुहुआन विशेषज्ञ दशकों तक अपनी साधना में मेहनत करने के बाद भी उस सफलता को हासिल नहीं कर सके। यह एक सामान्य घटना थी। यहाँ तक कि रानी मेडुसा ने भी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने का जोखिम उठाया था, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से 9 सितारा डुहुआन स्तर पर अटकी हुई थी और डूपूर्वज क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी थी। ये दर्शाता है कि डूपूर्वज गोलियां कितनी कीमती थी। बेशक, जबकि डूपूर्वज गोलियां अपने प्रभावों के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित थी, उनमें उच्च प्रतिरोध भी था। एक बार जब कोई व्यक्ति एक ले लेता तो उस पर दूसरी डूपूर्वज गोली का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता। दूसरे शब्दों में, एक डुहुआन विशेषज्ञ अपने जीवनकाल में केवल एक ही डूपूर्वज गोली ले सकता था। फिर भी इस सीमा के बावजूद डूपूर्वज गोलियां अभी भी विशेषज्ञों के बीच सबसे अधिक मांग वाली अमृत थी। कई लोग इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थे। इसकी तुलना में रैंक 7 परिवर्तन की गोली और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। यह अमृत डुहुआन स्तर के कई जादुई जानवरों को पागल करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि यह उन्हें अपने जानवर के रूप को पूरी तरह से त्यागने की अनुमति देता था। एक जादुई जानवर की लंबी उम्र के साथ साथ एक मानव की खेती के लिए प्राकृतिक प्रतिभा प्राप्त करता था। जब ये दो साधारण प्रभाव एक साथ मिलते हैं तो यह एक महान विशेषज्ञ पैदा कर सकता है, जो डूपूर्वज या यहाँ तक कि एक डुशेंग भी बन सकता है। गूही द्वारा की गई 2 प्रशिक्षुओं ने कुछ लोगों को लगभग पागल कर दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मोबास और यूमे, साथ ही साथ उपस्थित लोग कुछ हद तक अविश्वसनीय थे। इस समय शहर की दीवार के ऊपर मोबास और यूमे गूही द्वारा पेश की गई शर्तों से हैरान लग रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया गया और वे कुछ हद तक हैरान लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने आसमान में रानी मेडुसा की ओर अपनी निगाह घुमाई, मोबास ने अपनी मुट्ठी को थोड़ा कड़ा किया और फुसफुसाया, महाराज को इस पर सहमत होना चाहिए, है न? मोबास के समान विचार रखने वाले यूमे सहित सभी उपस्थित लोगों ने रानी मेडुसा पर अपनी उत्सुक निगाहें केंद्रित की और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। आखिरकार अगर रानी मेडुसा सहमत हो जाती तो आज की बड़ी लड़ाई टाली जा सकती थी। आसमान में अनगिनत निगाहों की जांच के तहत रानी मेडुसा लंबे समय तक चुप रही। उसने हल्के से आह भरी, अपने मोहक लाल होठों को दबाया। उसकी खूबसूरत आंखों में गूही को देखते हुए पछतावा का भाव था। कुछ असहायता के साथ उसने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि आपका प्रस्ताव लुभावना है, लेकिन क्षमा करें, मैं अभी भी विनिमय नहीं करूंगी। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर, जो एक इंकार का प्रतिनिधित्व करते थे, कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति अपार थी, ऐसा लग रहा था कि यह चीज सांप लोगों की जनजाति के लिए बहुत आकर्षक नहीं थी। आखिरकार यह उनकी ठंडी रक्तरेखा की तुलना में पानी और आग की तरह था और दोनों मौलिक रूप से असंगत थे। इसलिए जब उन्होंने रानी मेडुसा के कुछ हद तक खेदजनक इंकार को सुना तो गूही की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। रानी मेडुसा क्या कर रही है? एक स्वर्गीय ज्वाला को रखना जो उसके लिए बहुत कम उपयोगी है। बेहतर होगा कि वह अपने लिए किसी उपयोगी वस्तु के साथ विनिमय करे, जो दोनों के लिए जीत जीत वाली बात होगी। यूमी ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया, भ्रम की भावना के साथ धीरे से बड़बड़ाया। उसके बगल में मोबास ने भी थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर चिंता और करवाहट दिख रही थी। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद ऐसा लगा कि उन्हें एहसास हो गया था कि रानी मेडुसा क्या करने का इरादा रखती है। ऐसा लगता है कि रानी मेडुसा वास्तव में ऐसा करना चाहती है, अन्यथा वह इस विनिमय को इतनी दृढ़ता से अस्वीकार नहीं करती। यूमी ने धीरे से आह भरी। मोबास ने सिर हिलाया, उसके चील जैसे चेहरे पर चिंता की भावना दिख रही थी। क्रिम्सन फ्लेम ब्लैक जियाओ के ऊपर रानी मेडुसा के इंकार को सुनकर गूही ने धीरे से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई टाली नहीं जा सकती। अगले ही पल गूही से एक भयानक आभा निकली और उसका चेहरा आखिरकार ठंडा हो गया। उसने इतनी बड़ी रियायत दी थी, लेकिन रानी मेडुसा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उस मामले में उसे खुद को छोड़कर किसी और को दोष नहीं देना था। रानी मेडुसा, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। गूही ने अपनी नजर उठाई और उसकी बर्फीली आंखों से अंतहीन ठंडक निकल रही थी। अपने मालिक के दिल में गुस्से को महसूस करते हुए गूही के नीचे क्रिम्सन फ्लेम ब्लैक जियाओ ने भी एक जबरदस्त धमकी जारी की। पूरे मेडुसा मंदिर में एक गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। अध्याय 128 महान युद्ध भारी।
बूहे और क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन से शक्तिशाली और भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने शहर की दीवार पर सांप लोगों को पूरी तरह से घेर लिया। इस आभा को महसूस करते हुए शहर की दीवार पर मोबास और यूमी भयभीत हो गए और उनके शरीर कांपने लगे। इस भारी दबाव के तहत वे ये देखकर भयभीत हो गए कि उनके पास प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या ये डू पूर्वज शक्ति हो सकता है? इस समय आमतौर पर शांत और उदासीन रानी मेडुसा के चेहरे पर भी अविश्वसनीय रूप से गंभीर भाव थे। हालांकि उसे इस बात का संदेह था, बूहे से निकलने वाले हिंसक दबाव को महसूस करते हुए वह अपने दिल में डगमगाने से नहीं बच सकी, ये सोचते हुए कि क्या मैंने कोई गलती की है। लेकिन स्वर्गीय ज्वाला के साथ विकसित होने के लाभों के बारे में सोचते हुए, जैसा कि प्राचीन सांप लोगों के शास्त्रों में दर्ज है, उसकी ठंडी आंखों में तुरंत दृढ़ संकल्प का संकेत दिखाई दिया। स्वर्गीय ज्वाला को भागने नहीं देना चाहिए। अगले ही पल रानी मेडुसा ने एक निर्णय लिया और मेडुसा मंदिर के ऊपर आकाश में एक स्पष्ट और ठंडी आवाज गूंजी, कृपया सहायता करें 4 बुजुर्ग। जैसे ही रानी मेडुसा की आवाज गिरी, मेडुसा मंदिर अचानक 4 शक्तिशाली आभाओं के साथ फट गया और फिर 4 छायाएं आसमान में उड़ गई और जल्दी से शहर की दीवार पर खाली जगह पर उतर गईं। 4 आकृतियां शून्य में तैरती रहीं और धीरे धीरे अपने रूप प्रकट करती रहीं, 4 बूढ़े चेहरे दिखाती रहीं। इन 4 बुजुर्गों को प्रकट होते देख शहर की दीवार पर मोबास और यूमेई थोड़ा स्तब्ध रह गए और फिर उनके चेहरों पर परमानंद की झलक दिखाई दी। चारों बुजुर्गों ने वास्तव में कार्रवाई की। शायद इस लड़ाई में सांप लोगों के पास जीतने का मौका हो सकता है। रानी मेडुसा ने शून्य में 4 आकृतियों को देखकर भी मुस्कुराहट प्रकट की। जाहिर है 4 बुजुर्गों की उपस्थिति ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया। जब 4 सांप लोग बुजुर्ग दिखाई दिए तो बूहे ने भी देखा। निश्चित रूप से इन 4 बुजुर्गों की ताकत 9 सितारा डू पूर्वज स्तर के शिखर पर थी और उनसे निकलने वाली शक्तिशाली आभा से ये स्पष्ट था कि वे लंबे समय से इस स्तर पर थे। हालांकि यह उनकी सीमा भी थी। बूहे महसूस कर सकता था कि इन 4 सांप लोगों के बुजुर्गों के शरीर में जीवन शक्ति लगभग समाप्त होने वाली थी और वे शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इस लड़ाई के बाद इन 4 बुजुर्गों का जीवन शायद समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अन्य 3 बूढ़ी महिलाओं ने भी अचानक अपनी आंखें खोली। चारों ठंडी आभाएं उठी और बीच हवा में एक साथ मिल गई, जिससे एक काला काला विशालकाय अजगर बन गया। विशालकाय अजगर की भावनाहीन आंखें बूहे पर टिक गई और बूहे के शरीर पर एक अदृश्य दबाव 1000 पाउंड बल की तरह जमा होने लगा, जो लगातार जमा होता जा रहा था। इस भयानक दबाव को महसूस करते हुए बूहे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसने एक हल्की चीख मारी और बैंगनी रंग की लौ की एक लपट अचानक उठी और उसके शरीर को घेर लिया। जैसे ही बैंगनी लपटें दिखाई दी, शून्य में तापमान आसमान छूने लगा और 4 बूढ़ी महिलाओं द्वारा उत्पन्न ठंडी आभा तुरंत गायब हो गई। काला काला विशालकाय अजगर भी प्रभावित हुआ और शून्य में बदल गया। यह एक स्वर्गीय ज्वाला है। बूहे के चारों ओर घूमती बैंगनी लपटों को देखकर बुजुर्गों के बीच अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी धुंधली आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाया। उसने कठोर स्वर में पूछा, चूंकि आपके पास पहले से ही एक स्वर्गीय ज्वाला है, तो आप अभी भी हमारी रानी की स्वर्गीय ज्वाला की लालसा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज काफी अप्रिय थी, जैसे कांच पर पत्थर के रगड़ने की आवाज, जिससे लोग असहज महसूस कर रहे थे। बेशक बूहे की ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से इस भावना को छान सकता था। सांप लोगों के बुजुर्ग के इस सवाल पर बूहे ने जवाब नहीं दिया। स्थिति पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी और अब जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। आज वह किंगलियन हॉटफायर प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। बूहे की नजर 4 सांप लोगों के बुजुर्गों पर पड़ी और फिर रानी मेडुसा को देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। रानी मेडुसा, क्या आपको सच में लगता है कि मौत के दरवाजे पर खड़े ये कुछ बूढ़े लोग आपके हाथों में स्वर्गीय ज्वाला की रक्षा कर सकते हैं? बूहे के शब्दों में बर्फीली आवाज सुनकर रानी मेडुसा का दिल धड़क उठा। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसके लाल होंठ हिलने लगे, लेकिन सांप लोगों में से एक बुजुर्ग ने गुस्से से जवाब दिया। घमंडी। 4 सांप लोगों के बुजुर्गों में से एक खड़ी पुतलियों वाली बूढ़ी महिला ने बूहे को अपनी आंखों में ठंडी नजर और सख्त लहजे से घूरते हुए कहा, तुम हमारे सांप लोगों को कमाक रहे हो। हालांकि बाकी 3 बुजुर्ग कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे राख जैसे थे। जाहिर है बूहे के शब्दों ने उन्हें बहुत क्रोधित कर दिया था। बूहे ने उदासीनता से इस सांप लोगों के बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, तुम अपनी उम्र बेचने के लिए बुढ़ापे पर भरोसा करते हो। अगले ही पल बूहे की आकृति अचानक क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन के शरीर पर गायब हो गई। बूहे की आकृति को अचानक गायब होते देख सांप लोगों के बुजुर्ग की पलकें झपकने लगी। अगले ही पल बूहे की आकृति अचानक सांप लोगों के बुजुर्गों में से एक के सामने प्रकट हुई। इतनी दूरी से बूहे ने अपने क्लोज रेंज टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, लगभग पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। बूहे की हथेली में जल्दी से एक हथेली का निशान बन गया और एक भयानक बल ने उसे घेर लिया। फिर इसने सांप लोगों के बुजुर्ग की छाती पर जोरदार प्रहार किया। जब हथेली का निशान सांप लोगों के बुजुर्ग की छाती से आधे फुट से भी कम दूरी पर था, तो एक भयानक आभा अचानक फूट पड़ी। इस आभा के तहत हवा ने एक हल्का निशान छोड़ा क्योंकि यह फट गया था। एक तेज लगभग अगोचर ध्वनि उत्सर्जित कर रहा था, जो कानों में गूंज रही थी। धमाका। इस दूरी पर भले ही सांप लोगों के बुजुर्ग ने प्रतिक्रिया की, लेकिन चकमा देने का कोई समय नहीं था, इसलिए उसने बूहे के वार को सीधे झेला। बूहे की हथेली से भयानक बल फूट पड़ा और सांप लोगों के बुजुर्ग की छाती में एक उल्लेखनीय अवसाद पैदा कर दिया। वह कई कदम पीछे हट गई, उसके कंधे कांप रहे थे और फिर उसने बलपूर्वक अपनी मुद्रा को स्थिर किया। फुफकार। जब बुजुर्ग व्यक्ति आखिरकार स्थिर हुआ तो एक मुंह में गाढ़ा खून बह निकला। सिर्फ एक बार से ये सांप लोगों का बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही बार से इस सांप लोगों के बुजुर्ग को पीछे धकेलते हुए जैसे ही वह पीछे हटी, बूहे ने अचानक भौहें सिकुड़ ली। उसने महसूस किया कि उसके दाईं ओर के 2 सांप लोग एक ही समय में उस पर हमला कर रहे थे। दोनों से एक धीमी और फुफकारने वाली आवाज निकली और घनी रक्त लाल चमक और भी तीव्र हो गई। 2 सांप लोगों के बुजुर्गों ने अपनी हथेलियां कस ली, जिससे रक्त लाल चमक हिंसक रूप
से बढ़ने लगी। तुरंत शून्य के भीतर यह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित विशाल सांप क्रम में संघनित हो गया। विशाल सांप क्रम शून्य को चीरता हुआ खाली जगह में कुछ धुंधले निशान छोड़ते हुए जैसे ही वह गूही की ओर तेजी से बढ़ा। एक कमजोर चाल, ये सब महसूस करते हुए गूही की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसकी आंखों में ठंड की चमक चमक उठी। अगले ही पल गूही ने अपने हाथ में बहुत तेजी से कई गहरे हाथ के निशान बनाए और एक भयानक हथेली का निशान तुरंत संघनित हो गया। ये हथेली विशेष रूप से चालाक या निर्दयी नहीं थी, इसके बजाय यह एक अत्यंत भारी शक्ति से भरी हुई थी। इस भयानक शक्ति के तहत आसपास का स्थान विकृत होने लगा और आसपास की हवा लगभग अदृश्य वक्र में संकुचित हो गई। उसकी हथेली में एक अदृश्य वायु तोप बन गई जो एक बहरा करने वाली और चुभने वाली ध्वनि के साथ थी। अगले ही पल विशाल हथेली का निशान शून्य में विशाल सांप के भ्रम से भयंकर रूप से टकराया। खटखट, धातु से टकराने वाली धातु की एक गूंज अचानक आसमान में गूंज उठी जो नीचे अनगिनत लोगों के कानों में गूंज उठी। कुछ कमजोर व्यक्तियों को अपने कान के पर्दों में दर्द भी महसूस हुआ। आकाश में प्रभाव के बिंदु पर शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे पानी की लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। जिन दो आकृतियों ने अभी अभी संपर्क किया था उन्हें बलपूर्वक कई गज पीछे धकेल दिया गया। इस समय इन दो सांप लोगों के बुजुर्गों ने, जिन्होंने चुपके से हमला करने का प्रयास किया था, अपनी आंखों में सदमे के भाव प्रदर्शित किए। उन्हें लगा कि उनके शरीर में एक भयंकर शक्ति प्रवाहित हो रही है जो उनके मांस को चीरती हुई प्रतीत हो रही है। दो सांप लोगों के बुजुर्गों को अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। जब उन्होंने गूही को देखा तो उनके चेहरे राख से उजले हो गए। स्पष्ट रूप से गूही की गति अविश्वसनीय थी। वे उससे आमने सामने भिड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक समलन तकनीक सक्रिय की। सांप लोगों के बुजुर्गों में से एक को अचानक एहसास हुआ और उसने अंतिम हानिकर सांप लोगों के बुजुर्ग पर चिल्लाया, चौथे बुजुर्ग सावधान। जैसे ही चेतावनी सुनी गई, अंतिम सांप लोगों के बुजुर्ग का चेहरा असाधारण रूप से गंभीर हो गया। उस क्षण उसने महसूस किया कि गूही की उपस्थिति उसके करीब आ रही है। उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। इससे पहले कि दुखी हुई शक्ति की एक हिंसक लहर ने उसे मारा, इससे पहले कि वह अपने भीतर उस शक्ति को नियंत्रित कर पाती, गूही अनगिनत चौंके हुए नजरों से घिरी हुई उसके शरीर पर एक ज्वलंत हथेली का निशान बना दिया। धमाका, आकाश में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने आकाश को बहरा कर दिया। आग की लिपटों की एक भयानक लहर फैल गई। उफ, एक पल में जैसे ही आग की लिपटों की लहर फैल गई, आसमान में एक आकृति ने मुंह में खून उगल दिया और फिर उसका शरीर टूटे हुए पंख वाले पक्षी की तरह जमीन पर गिर गया। इस गिरती हुई आकृति को देखकर पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध सन्नाटे में डूब गया। शहर की दीवार के ऊपर युमे और मोबास नीचे की स्थिति को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी नजर शून्य में लटकी हुई आकृति पर केंद्रित हो गई। वे पूरी तरह से सदमे और विस्मय से भर गए। क्या चार बुजुर्ग बस हार गए? ये केवल एक संक्षिप्त मुठभेड़ थी। यह मानव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जिस बात ने युमे और मोबास को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया वह यह एहसास था कि इस चांदी के चेहरे वाले मानव ने कभी भी किसी भी युद्ध तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने बुनियादी की हुई हमलों के साथ चार बुजुर्गों को आसानी से हरा दिया था। चार बुजुर्गों को इतनी बुरी तरह से पराजित देखकर रानी मेडुसा के सुंदर चेहरे पर भी एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। आखिरकार उसे समझ में आ गया। उसने शायद इस मानव की ताकत को कम करके आंका था। इतने कम समय में चार बुजुर्गों को हराने के लिए उसे एक डू मास्टर के स्तर का होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि चार बुजुर्ग कमजोर थे, ये था कि यह मानव अत्यधिक शक्तिशाली था। उसकी गति बहुत तेज है, उससे व्यक्तिगत रूप से न भिड़ें। सर्पविश सील को सक्रिय करें। घायल स्नेक पीपल 4 एल्डर्स को देखकर एक ग्रे रॉब वाली बूढ़ी महिला ने तुरंत चिल्लाया। वह स्नेक पीपल ग्रैंड एल्डर थी और उसके आदेश के तहत अन्य 3 स्नेक पीपल एल्डर्स ने तेजी से जवाब दिया, एक साथ गठन में इकट्ठा हुए। स्नेक पीपल ग्रैंड एल्डर ने चिल्लाया और फिर उसके हाथों ने जल्दी से जटिल और मंत्रमुग्ध करने वाली मोहरों की एक श्रृंखला बनाई। जैसे ही उन्होंने जटिल मोहर पूरी की, एक पर्याप्त गहरे हरे रंग की ऊर्जा चमक तेजी से उसकी हथेलियों में एकत्रित हुई। जैसे ही स्नेक पीपल ग्रैंड एल्डर ने अपनी मोहरें पूरी की, अन्य 3 स्नेक पीपल एल्डर्स ने तेजी से उनका अनुसरण किया और जल्दी जल्दी अपनी मोहरें पूरी की। उन्होंने इस गठन का अनगिनत बार अभ्यास किया था, इसलिए आदेश सुनने पर वे तेजी से जटिल मोहरों को पूरा कर सकते थे। जिस क्षण उनकी मोहरें समाप्त हुई, एक फीकी और अलौकिक ऊर्जा बाधा अचानक पतली हवा से प्रकट हुई जिसने उन्हें सुरक्षित रूप से घेर लिया। ये स्पष्ट रूप से किसी भी अचानक छिपे हमले के खिलाफ एक रक्षात्मक उपाय था। जब उन्होंने 4 स्नेक पीपल एल्डर्स की हथेलियों में ऊर्जा को सघन होते देखा तो शून्य में तैरते हुए गूही ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। उसने सुना था कि स्नेक पीपल के पास अद्वितीय युद्ध तकनीकें थी, विशेष रूप से कुछ समलन तकनीकें। ये तकनीकें कई व्यक्तियों की ताकत को मिला सकती है और इसे एक साथ जारी कर सकती है, जिससे उन्हें उच्च स्तरीय दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने का मौका मिलता है। अब वे जिस समलन तकनीक का उपयोग कर रहे थे वह संभवतः पृथ्वी स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल के स्तर की थी। ऐसी समलन तकनीक पहले से ही स्नेक पीपल के बीच अत्यधिक उन्नत मानी जाती थी। केवल स्नेक पीपल एल्डर्स के पास इसका अभ्यास करने की ताकत और योग्यता थी। सर्पवेनम सील सक्रिय करें। स्नेक पीपल ग्रैंड एल्डर की धीमी आवाज के बाद 4-9 सितारा डू हुआन पावर हाउस की हथेलियों से अचानक ऊर्जा के गहरे हरे रंग के स्तंभ निकले, जिनमें से प्रत्येक कई गज लंबा था। जैसे ही ये गहरे हरे रंग के स्तंभ उनकी हथेलियों से निकले, वे तुरंत आपस में गुंथने लगे। कुछ ही पलों के बाद आकाश में एक विशाल गहरे हरे रंग का ऊर्जा सर्प आकार ले लिया। जब यह विशाल ऊर्जा सर्प उभरा तो उसके नीचे के रेगिस्तान में अचानक एक हिंसक हवा उठी और उसमें से खून की प्यास और बर्बरता की सांस फूट पड़ी। विशाल ऊर्जा सर्प ने हिंसक रूप से मंथन करना शुरू कर दिया। एक पल के बाद ये 30 गज से अधिक लंबाई वाले एक विशाल हरे सांप में बदल गया। हिस, जैसे ही ऊर्जा सांप दिखाई दिया, पहले से ही तेज रेगिस्तानी हवा और भी भयंकर हो गई।
सांप के शरीर के चारों ओर दृश्यमान बवंडर घूमने लगे, जिससे एक चीखने वाली आवाज पैदा हुई जो पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। आकाश में विशाल ऊर्जा सांप को देखकर बूही की आंखों में आखिरकार आश्चर्य और गंभीरता का भाव दिखाई दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 4-9 सितारा डुहुआन पावर हाउस इतनी भयानक ऊर्जा प्रदर्शित करेंगे। शक्ति का ये स्तर पहले से ही एक डूजोंग के बराबर था। यहाँ तक कि एक नियमित एक सितारा डूजोंग भी इस बल का मुकाबला करने के लिए संघर्ष करेगा। सांप लोगों की युद्ध तकनीकें वास्तव में प्रभावशाली हैं। यह साधारण सम्मेलन तकनीक वास्तव में आश्चर्यजनक है। हल्की सी सांस छोड़ते हुए बूही ने अपनी कीवी को संघनित किया। उसके पूरे शरीर से तलवार की धार जैसी तीखी आभा निकल रही थी। हालांकि ये केवल एक पृथ्वी स्तर का निम्न स्तरीय युद्ध कौशल है। इसके बाद बूही के मन में एक विचार आया और उसके हाथों में रहस्यमय हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला जल्दी से बन गई। सिंदूर पक्षी की मुहर। उसके हाथ हिले और बूही के हाथों से जटिल मुहरों की एक श्रृंखला उभरी। एक पल में दर्जनों जटिल मुहरें उसकी उंगलियों के बीच में समा गईं, जिससे शून्य में एक शानदार तारों वाला पैटर्न बन गया। इसके बाद तारों वाले पैटर्न के भीतर से एक शानदार फुफकारने की आवाज उठी। धीरे धीरे उसके भीतर एक सुंदर और विशाल आकृति दिखाई दी। लाल लिप्टों में लिपटा हुआ सिंदूर पक्षी ब्रह्म एक अत्यंत हिंसक और झुलसाने वाली आभा छोड़ रहा था, जो एक विशाल जानवर की तरह फैल रही थी, जिसने शून्य को ढक लिया, जैसे कि वह पूरी दुनिया को जला सकता हो। जैसे ही बूही के हाथ की मुहरें बदली, उसके सामने लटका हुआ सिंदूरी पक्षी ब्रह्म अचानक एक चमकदार चमक के साथ फट गया, जो आकाश में एक उज्ज्वल सूरज की तरह चमक रहा था। जाओ, अपनी उंगली हिलाते हुए बूही जोर से चिल्लाया। जिस क्षण उसने चिल्लाया, शून्य में लटका हुआ वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन बिजली की तरह चमकती हुई रोशनी की धुंधली लकीर में बदल गया। हालांकि वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन में जबरदस्त और दुर्जय शक्ति थी, लेकिन जब यह अंतरिक्ष में घूम रहा था तो ये भयानक खामोशी में ऐसा कर रहा था। इसने कोई ऊर्जा तरंग नहीं बनाए और इसके शांत दृष्टिकोण ने दर्शकों के दिलों में ठंडक पैदा कर दी। शहर की दीवार के ऊपर मेडुसा ने आकाश में चमकती हुई रोशनी की तेज लकीर को देखा। भले ही उसने बूही का सीधे सामना नहीं किया था, लेकिन वह वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन के भीतर भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट और बेचैनी की झलक दिखाई दी और उसके जैद जैसे हाथ खड़े हो गए। वह जानती थी कि चारों बुजुर्गों और उनके सामने मौजूद इंसान ने वाकई अपनी अंतिम चालें चल दी हैं। इस लड़ाई का नतीजा बहुत जल्द तय हो सकता है। उसके बगल में मून ब्यूटी और मोबास कांप रहे थे। उनकी हथेलियां माथे पर लगे ठंडे पसीने को पोंछ रही थी। यहाँ तक कि जो लोग सम्राट रैंक के स्तर पर थे, उनके लिए भी यह अत्यधिक शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा उन्हें बेहद छोटा और कमजोर महसूस कराती थी। इस तरह की शक्ति उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। विशाल सायन ऊर्जा सर्प जैसे ही आने वाले वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन के संपर्क में आया, तेजी से बिखरने लगा। पलक झपकते ही भयंकर विशाल सर्प आकाश से गायब हो गया, केवल एक हल्की सी शोकपूर्ण फुफकार की आवाज छोड़ते हुए आकाश में तब तक गूंजता रहा जब तक कि वह फीका नहीं पड़ गया। जिस क्षण से उन्होंने पहली बार अपना हमला जारी किया, वे मानसिक रूप से सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे थे। यदि वे बूही को हराने में विफल रहे तो इसका मतलब था कि वे विनाश का सामना करेंगे। फिर वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन ने ज्वलंत प्रकाश और गर्मी के शानदार प्रदर्शन के साथ विस्फोट किया, क्योंकि यह आकाश में तेजी से लहराते विशाल सांप ब्रह्म की ओर बढ़ रहा था। विशाल सांप की तुलना में वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन का आकार लगभग नगण्य था। उनकी टक्कर एक पक्षी के पहाड़ से टकराने जैसी प्रतीत हुई, बिना बाद वाले को हिलाए। हालांकि कोई भी व्यक्ति केवल आकार के अंतर से सब कुछ नहीं आंक सकता। अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकना। जैसे ही वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन ने विशाल सांप में गोता लगाया, एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण चीख आकाश में बिजली की तरह गरज उठी। धमाका! चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद विशाल सांप ब्रह्म के ऊपर एक उग्र विस्फोट हुआ। इसके बाद एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिसने आकाश को हिलाकर रख दिया। विस्फोटक गर्जना आकाश में गूंज उठी। वर्मिलियन बर्ड इल्यूजन और विशाल सर्प के बीच टकराव के बिंदु से एक भयानक ऊर्जा तूफान आया, फिर सैकड़ों मीटर के दायरे में फैल गया। इस भयानक ऊर्जा तूफान के तहत शहर की दीवार पर सांप लोगों सहित मौजूद लोगों को भी डर का एहसास हुआ। कुछ कम चपलता वाले लोगों को अपने कान के पर्दों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। एक बार आकाश में भरे हुए उग्र लाल बादलों ने एक लाल रंग की चमक को प्रतिबिंबित किया। घने अग्नि तूफान ने मेडुसा के मंदिर के ऊपर आकाश को ढक लिया। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी मंद हो गई, जो लिप्टों और बादलों के भारी आवरण को भेदने में असमर्थ थी। उग्र लहरें और घनी हरी ऊर्जा मिश्रित होकर आकाश में फैल गई। ऊर्जा की लहरें एक उफनती हुई ज्वार की तरह लग रही थी, क्योंकि यह सभी दिशाओं में फैल रही थी। भयानक लपटें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, जिससे उन सांप लोगों को भी परेशानी हुई जो अग्नि तूफान के रास्ते से भागने में कामयाब रहे थे। कुछ अधिक सुस्त व्यक्ति सीधे आग की लहरों से घायल हो गए और उनकी छाती पर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो, और उनके मुंह से खून निकला, जिसमें तीखी गर्मी भी शामिल थी, जो उच्च तापमान वाली आग की लहरों के नीचे तुरंत वाष्पित हो गई। यहाँ तक कि आकाश से उतरती हुई सूर्य की रोशनी भी धीरे धीरे आग के तूफान के प्रभाव में लुप्त हो गई और अनगिनत लपटें पूरे आकाश को घेरती हुई प्रतीत हुई, जिससे मेडुसा का मंदिर अस्पष्ट हो गया। शहर की दीवार पर मौजूद सांप लोग इस शक्तिशाली ऊर्जा से भ्रमित और चुप हो गए। इस जबरदस्त शक्ति के सामने सम्राट रैंक के सांप लोग भी इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय वे आग की लहरों से दूषित होने से बचने के लिए शहर की दीवार से जल्दी से नीचे उतर गए। उन्हें एक दुखद अंत का डर था। धमाका! एक धरती को हिला देने वाले विस्फोट की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, जब अथक और तीव्र आग की लहर विशाल हरे ऊर्जा वाले सांप से टकराए। कोलाहल के बीच ऊर्जा का एक भयानक बवंडर आसपास के वातावरण को घेरता हुआ सैकड़ों मीटर के दायरे में सब कुछ बहा ले गया। भयानक आग के तूफान के प्रभाव में हर कोई, यहाँ तक कि शहर की दीवार पर मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने ठंडा पसीना पोंछा और यहाँ तक कि सम्राट रैंक के सांप लोगों को भी इस लगभग ईश्वर जैसी शक्ति के सामने अपनी तुच्छता और भेद्यता का एहसास हुआ। शक्ति का ये स्तर उनके स्वयं के स्तर से कहीं अधिक था।
विशाल सायन ऊर्जा सर्प जैसे ही वह पहली बार आने वाले सिंदूर पक्षी ब्रह्म के संपर्क में आया, तेजी से बिखरने लगा, जैसे कि एक हिमपात का टुकड़ा चिलचिलाती गर्मी से मिला हो। पलक झपकते ही दहाड़ता हुआ विशाल सर्प अचानक आकाश से गायब हो गया, केवल एक हल्की सी शोकपूर्ण फुफकार की ध्वनि छोड़कर, जो आकाश में तब तक गूंजती रही जब तक कि वह भी गायब नहीं हो गया। विस्फोट के बाद जब राक्षसी आग की लहर सभी दिशाओं में फैल गई, तो सांप लोग, यहाँ तक कि शहर की दीवार पर रहने वाले लोग भी कुछ हद तक प्रभावित हुए। कुछ अधिक चुस्त लोग आग के तूफान से बचने में कामयाब रहे, लेकिन कम सतर्क लोग सीधे आग की लहर की चपेट में आ गए। उनकी छाती पर ऐसा लगा जैसे उन पर बहुत जोर से प्रहार किया गया हो, और उन्होंने मुंह में लाल रंग का खून उगल दिया, जिसमें तीखी गर्मी भी थी, जो तेज लपटों में तेजी से वाष्पित हो गई। आकाश से बरसती हुई धूप भी धीरे धीरे आग के तूफान के प्रभाव में लुप्त हो गई, और अनगिनत लपटें पूरे आकाश को घेरती हुई प्रतीत हुई, जिससे मेडुसा का मंदिर छिप गया। भयंकर आग के तूफान के बीच दो आकृतियां गतिहीन रहीं। विस्फोट के बाद अनगिनत निगाहें आसमान में धीरे धीरे फैलते हुए आग के तूफान को देख रही थी। एक लंबे मौन के बाद आग का तूफान धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि अंदर मौजूद दो आकृतियां अभी भी नहीं हिली थी। बिना कुछ कहे वे इंतजार करने लगे। दर्शकों के बीच तनाव साफ झलक रहा था। क्या 4 बुजुर्ग और इंसान आग के तूफान में मर गए थे? कुछ समय बीतने के बाद अचानक आसमान में एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। इसके बाद 4 आकृतियां आग के तूफान से बाहर निकली और जमीन पर गिर गईं। इन 4 आकृतियों के अचानक प्रकट होने से दर्शकों का ध्यान तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित हो गया। हालांकि ये 4 आकृतियां टूटे हुए पंखों वाले पक्षियों की तरह लग रही थी, जो असहाय होकर जमीन की ओर गिर रही थी। अंत में अनगिनत चौंका देने वाली निगाहों के बीच वे शहर की दीवार के बाहर रेगिस्तान में भारी रूप से गिर गईं। इस समय मेडुसा को पहले ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें उन 4 आकृतियों का पीछा कर रही थी, जो आग के तूफान से बाहर निकल रही थी। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। चारों बुजुर्गों को एक और हार का सामना करना पड़ा था। हम्फ! जैसे ही सांप लोग सदमे में थे, एक बार फिर से हवा के झोंके की तीखी आवाज आसमान में गूंजी। अचानक आसमान में आग का तूफान हिल गया और उसमें से एक सफेद आकृति निकली। आकृति के बाहर बर्फ का कवच आसमान में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। रानी मेडुसा, क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए और कोई कार्ड है? शून्य में गुहे धीरे धीरे लाल और जादुई सर्प पर उतरा। फिर उसने रानी मेडुसा पर एक बर्फीली नजर डाली, उदासीनता से कहा, रानी मेडुसा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को आत्मसमर्पण कर दो, या सांप लोगों के पास अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं होगा। गुहे की आवाज एक गूंजती हुई दिव्य आज्ञा की तरह थी, जो हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। गुहे की ठंडी आवाज सुनकर रानी मेडुसा का चेहरा पीला पड़ गया, और उसने अपने चांदी के दांत पीसते हुए कर्कश आवाज में कहा, ठीक है, मैं ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को आत्मसमर्पण कर सकती हूँ, लेकिन आपको सांप लोगों को अब और नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करना होगा। अध्याय 129, ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम प्राप्त करना। मुझे केवल ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम चाहिए। जब तक आप ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम सौंपते हैं, मैं आपके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्रिम्सन फ्लेम डिवोरिंग ड्रैगन के ऊपर बैठे गुहे की नजर रानी मेडुसा की ओर मुड़ी। उसका स्वर शांत था। ये सुनकर रानी मेडुसा चुप हो गई। उसने शहर की दीवार के नीचे बेहोश पड़े 4 बुजुर्गों को देखा। उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। अगर उसे पता होता कि चीजें इस हद तक पहुंच जाएंगी, तो वह ईमानदारी से ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को सौंप सकती थी। उस स्थिति में वह कम से कम एक पूर्वज गोली और एक परिवर्तन गोली प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अब 4 बुजुर्गों के गंभीर रूप से घायल होने और मृत्यु के करीब होने और उसके कई लोगों के भारी हताहत होने के कारण ऐसा लग रहा था कि ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को सौंपना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन यह वास्तव में महिला और सैनिकों को खोने का मामला था। ये सोचते हुए रानी मेडुसा ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। युमे, मोरबास, 4 बुजुर्गों की देखभाल करो। रानी मेडुसा ने सांप लोगों के 2 नेताओं युमे और मोरबास की ओर रुख किया और बोली। उसके शब्दों को सुनकर युमे और मोरबास के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने रानी मेडुसा को देखा, जिसका रंग कुछ पीला पड़ गया था, और उनकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। फिर उन्होंने झुककर कहा, हम महारानी के आदेशों का पालन करेंगे। अगले ही पल 2 आकृतियां शहर की दीवार से उतरी और 4 बुजुर्गों को, जो बेहोश थे और जीवन और मृत्यु के कगार पर थे, मेडुसा के मंदिर में ले आईं। महामहिम, कृपया मेरे पीछे आओ, रानी मेडुसा ने गुहे से कहा, उसे एक ठंडी नजर से देखते हुए, और फिर वह मेडुसा के मंदिर की ओर उड़ गई। रानी मेडुसा को जाते हुए देखकर गुहे ने क्रिम्सन फ्लेम डिवोरिंग ड्रैगन को अपनी जगह पर रहने दिया और फिर उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद गुहे की नजर में एक साफ झील दिखाई दी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जो चमकते पानी से घिरा हुआ था। उस तक जाने के लिए कोई पुल नहीं था। रानी मेडुसा झील के सामने रुकी, गुहे के आने का इंतजार कर रही थी। ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम की आभा। जिस क्षण उसने द्वीप पर पैर रखा, गुहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने एक परिचित आभा महसूस की। ये ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम की ऊर्जा में उतार चढ़ाव था। ऐसा लग रहा था कि रानी मेडुसा ने इस छोटे से द्वीप पर ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को छिपा दिया था। बांस के झुरमुटों के बीच से रास्ते पर चलते हुए वातावरण शांत था। पत्तियों पर उनके कदमों की हल्की सरसराहट के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। वास्तव में रानी मेडुसा के मार्गदर्शन के बिना भी गुहे हवा में ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम की फीकी और अनोखी आभा पर भरोसा करके सही रास्ता पा सकता था। अपने कदमों के साथ न तो जल्दी और न ही धीमे, वह कई छोटे रास्तों से गुजरा और एक खुले क्षेत्र में पहुंच गया। जिस क्षण वह खुली जगह पर पहुंचा, गुहे का शरीर अचानक रुक गया। उसने द्वीप के केंद्र में एक विशेष स्थान पर अपनी नजर टिकाई। यह एक गोलाकार खुला क्षेत्र था, जो बांस और फूलों की क्यारियों से घिरा हुआ था। साफ सफाई से साफ किया गया था। छोटे छोटे चिकने पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे, जिससे एक छोटा सा तालाब बन गया था। तालाब के बीच में क्रिस्टल सा साफ पानी झिलमिला रहा था और सतह के ऊपर सफेद धुंध तैर रही थी। दूर से भी गुहे पानी से निकलने वाली अत्यधिक ठंड को महसूस कर सकता था।
आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग। जब गूही की आंखें क्रिस्टल क्लियर पानी पर टिकी थी तो उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली। पूरा पूल आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग से भर गया था। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को परिष्कृत करने के लिए आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग बेहद उपयोगी था। भविष्य में जब गूही ने ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को अपने शिष्यों को दिया तो यह आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग एक आवश्यक घटक होगा। इस तरह की दुर्लभ वस्तु आमतौर पर केवल अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है और बेहद दुर्लभ और कीमती होती है। गूही ने याद किया कि मूल कार्य में जियोयान ने गूते से आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग की एक छोटी बोतल प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ इसका एक पूरा पूल था। रानी मेडुसा की हरकतें वाकई आश्चर्यजनक थी। एक पल के लिए देखने के बाद गूही के दिल में विस्मय धीरे धीरे कम हो गया। उसकी निगाह आखिरकार एक कमल के आकार के मंच पर टिक गई जो एक अजीब क्रिस्टल से उकेरा गया था। इस पल नीली लपटों का एक समूह कमल के मंच पर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। नीली लपटों को देखते हुए गूही की पुतलियां अचानक पिनप्रिक्स के आकार की हो गईं। ये नीली लपटें जीवन शक्ति से भरी थी। वे कभी कभी कमल के आकार में बन जाती थी और कभी कभी एक छोटे नीले अग्नि सांप में बदल जाती थी जो कमल के मंच के चारों ओर। Terati ora kakara lagati thim, ekasamawa ora vinamra upastiti ke satha, avaspasnia rupase manamohaka, man akirakara tumhem palia, halamki usain kabi nahim dekada ki grina lotasakora flema kaisa dikata hai, lekina eka is byakti ke rupamem jisake pasa eka noki laubiti, vahanili lapatam ke isa samu hasayan valley eka perisita bhavana kothora bahuda mahasusa kara sakadada, grina lotasakora flema kodakane vala cristalla lotasa plataforma spasta rupase koi sadarana vastu nahimti, harabara jabanili lapatam lotasa plataforma se bahara nikolane valley hodi thim, te eka halka se feta prakasa varoda Akanaka dikai dedada, Jo grina lotasakora flemakova pasa andara de kela dedada, Chot pulakos karain ke bada, Guhine de kaki hara bara jaba grina lotasakora flema prakasa varo de ke samparka mematiti, Tipula memisa spirita kolda springa thorakama hojadada, Lagabaga gokera rupase, Spasta rupase, Kristalla lotasa plataforma ne nili lapatam ko andara famse rakain ke li isa spirita kolda springa ki sakti ka upyoga kiada, Pulako dekain ke bada, Guhi ki amkambe mora kaligaim, Akanaka, Rani Medusa ka lubhavana sundara sihara Guhi ki dersti mem nazadika sayaya, Usain Rani Medusa ko kariba se deka, ora eka barafira, vaha askaria kekada hubina nahim raha saka, eka bavya ora mahanj bangani brokada ke labad mem lipadawa, yaha usik adama ora kamuka sarira ko gelagadada, usik manamohaka vakra eka moaka karsana ko prakata karatida, labad ke nice, eka bangani sampa ki puncha ansaka rupa se prakata waiti, jo alasi donga se hila rahiti, jangali ora vidisia karsana ko prakata kara rahiti, isa samaya, Rani Medusa ki kubasarata amkam chot se talaba mem nili lapatam paratiki waithim, kamakadera rosani mem pratabimbita, usaki lavandera amkam mem agaki kapati, Rani Medusa ne kucha dera taka nili lapatam ko kupakapa deka, fira akanaka akademia habari, yaha vastava mem eka kuka wa avasara hai, der se pusafasate hu, Rani Medusa ke akarsaka galam ne eka jadila abhivyakti prakataki, lekina yaha jaldi hai dura sankalpa mem badalagai, apain bangani brokada ke labad ke nice, usa napani barfa safida buyam ko ujagarakia ora pain samain kucha muharam banana suru karadia, jays hai Rani Medusa ke hatha ki muharam badalaim, kristalla lotasa manka akanaka kampayutha, usa kaparaki saraksatmaka prakasa screena dur gay abahogai, eka bara jaba prakasa screena gay abahogai, Dayanabanda heavenali flema hinsaka rupa se padagai, palaka japakate hayaka dadakati aga ke tuphana membadalagai, Sarah, heavenali flema yaham hai, kripaya age barhem, yaha saba karain ke bada, Rani Medusa ki nazara guhi paragai, usaki avaza thandi ora durati, muktahon ke bada grina lotasa kora flema ke belagam of yavahara ko dekat hu, guhine bonhem sikoram ora Rani Medusa ko gaharai se deka, vaha janata de ki isa anyantrita heavenali flema ko usa unmata avasta mem pakarana bahata kunata pranahoga, usain samaja ki yaha usaki narasa ko vyakta karain katarikada, bailhayus usak lai kucha pachatavaho, lekina usak lai heavenali flema kama hatva kisibi sahanubuti sayadikada, isak lai sampalagam ki aparyapta sakti ko dosadina vyartha hoga, isa dunia mem, sakti sarvopariti, ora yadi vaha kamazora hoda, tavaha kabibi apain batera ki svargia javala ko prakata karain ki himata nahim karata, tegora registana mem jain ki dabata hai chori, isa dunia mem, sakti hai sarvoka adikarati, halam ki guhi Rani Medusa devara sila jari karain say asantastada, firabi usa napani kupi bane raki, apani vardamana sakti ora kasamatam ke satha, vaha apexakarta asani say eka svargia javala ko pakara sakadada, visas arupa se yaha dekat hu ki grina lotasa kora flema visas arupa se durjaya nahimda, guhi ka prathamika adasya grina lotasa kora flema prapta karanada, ora vaha age koi jadalata pada nahim karana kahadada, Rani Medusa svargia javala para guhi ki maharata se prabhavidati, lekina satha hai, usa narajagi bijatai, isa maneva ke pasa pahale se hai eka svargia javalati, apani kuda ki bilina lalaka ke rupa mem de kagaya, apani mehanata se arjita svargia javala ke bear mem so ke hu, Rani Medusa grina lotasa kora javala ke guhi ke adigrahana ora sodana prakriya ke daurana ustalane valley pratikriya ko sain se, खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि गूहे अब वश में हो चुकी ग्रीन लोड्स को ज्वाला को देखते हुए प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने कमल के आकार के मंच के निचले हिस्से को धीरे से छुआ, अपनी आंखों को नीली लपटों के केंद्रीय समूह पर केंद्रित किया। टैगोर रेगिस्तान की यह यात्रा ग्रीन लोड्स को ज्वाला के लिए थी। हालांकि इसमें कई उतार चढ़ाव शामिल थे, लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई। अत्यंत सावधानी से गूहे ने कमल के आकार के मंच को पकड़ लिया और ग्रीन लोड्स को ज्वाला के साथ इसे अपने आयामी स्थान में संग्रहित कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के पास के एक पूल की ओर लगाया और इसे भी लेने पर विचार किया।
हालांकि जब उन्होंने रानी मेडुसा की ठंडी निगाह देखी तो वे हिचकिचाए। वह अपनी किस्मत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे या अत्यधिक लालची नहीं दिखना चाहते थे। संत न होने के बावजूद बूढ़े बल का सहारा नहीं लेना चाहते थे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। उनके इरादे स्पष्ट थे, लेकिन उन्हें लगा कि आगे की उत्तेजना अनावश्यक थी। अफसोस की भावना महसूस करते हुए उन्होंने नीचे आए स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग पर नजर डाली, लेकिन इसे पीछे छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने पहले ही रानी मेडुसा की स्वर्गीय लौ ले ली थी और अधिक लेना अत्यधिक माना जा सकता था। बूढ़े रानी मेडुसा के पास गए, जिनके चेहरे पर ठंडक थी, और उन्होंने ईमानदारी से उनका धन्यवाद किया। फिर उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 शीशियां निकाली और उन्हें सौंप दिया। यहाँ एक किन्नी दीर्घायु गोली है, साथ में कुछ उपचार जड़ी बूटियां भी हैं। इसे अपनी कृपा का प्रतिफल माने महामहिम, बूढ़े ने शांत भाव से कहा। शीशियां प्राप्त करने पर रानी मेडुसा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने किंगमिंग दीर्घायु गोली को देखा। बूढ़े के हाव भाव से आश्चर्यचकित थी। फिर भी उनकी सद्भावना की भावनाएं अल्पकालिक थीं क्योंकि उन्हें अपने लोगों द्वारा झेले गए हताहतों की याद आ गई थी। बूढ़े के प्रति उसके मन में जो आक्रोश था वह फिर से लौट आया, जिससे कृतज्ञता के लिए कोई जगह नहीं बची। उसने सोचा, मेरे लोगों को घायल करने, मेरी स्वर्गीय ज्वाला को छीनने और फिर किंगमिंग दीर्घायु गोली से मुझे खुश करने की कोशिश करने के बाद इस इंसान की दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है। उसने पहले कभी इस तरह के अमृत के बारे में नहीं सुना था और उसे लगा कि यह सिर्फ एक साधारण छठी रैंक का अमृत है जिसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। इसलिए जब गुहे ने उसे जो अमृत दिया उसका सामना करते हुए उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और अपनी ठंडी अभिव्यक्ति को बनाए रखा। उसका रवैया देखकर बूहे ने अपनी भौं को थोड़ा सिकुड़ा और फिर समझाया, किंगमिंग दीर्घायु गोली का सेवन करने के बाद डूहुआन स्तर के लोग भी अपने जीवनकाल को 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। महामहिम, क्या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? ऐसी स्थिति में मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा, उसने आगे कहा। बोलने के बाद बूहे ने जहर की शीशी को दूर रखने की तैयारी की। हालांकि बूहे की व्याख्या सुनने के बाद रानी मेडुसा के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने बूहे के हाथ से जहर की शीशी को तुरंत छीन लिया, इससे पहले कि वह उसे दूर रख पाता। किंगमिंग दीर्घायु की गोली किसी व्यक्ति के जीवनकाल को 10 साल तक बढ़ा सकती है और उसके कबीले के कुछ बुजुर्गों के लिए जिनकी जीवन शक्ति कम हो रही थी, ये जीवन रक्षक अमृत से कम नहीं थी। भले ही रानी मेडुसा अभी भी बूहे से नाराज थी, लेकिन वह अपने 4 वरिष्ठ बुजुर्गों के जीवन को अनदेखा नहीं कर सकती थी। रानी मेडुसा को अमृत के लिए हाथ बढ़ाते देख बूहे क्षण भर के लिए हैरान रह गया। उसने उसकी ओर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, और फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कितनी गर्वित महिला है, उसने सोचा। फिर भी चूंकि उसने उसकी सद्भावना स्वीकार कर ली थी, बूहे की भावनाएं पश्चाताप का भाव काफी हद तक खत्म हो गया। अलविदा, बूहे ने झील छोड़ने से पहले रानी मेडुसा को थोड़ा सा झुकाते हुए कहा। उसने पहले ही स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर ली थी और अब और रुकने और अपने स्वागत को खराब करने का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही बूहे बिना किसी हिचकिचाहट के जाने वाला था, रानी मेडुसा का चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर शांत स्वर में कहा, रुको। ये सुनकर बूहे रुक गया और रानी मेडुसा को देखने के लिए मुड़ा, थोड़ा हैरान। महारानी, क्या आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ और है? रानी मेडुसा के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए झिझक के भाव दिखे। उसके लाल होंठ हिले, लेकिन अंत में उसने कहा, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए स्वर्गीय ज्वाला उधार दे सकते हैं? ये सुनकर बूहे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बूहे के हैरान भाव को देखकर रानी मेडुसा बेवजह क्रोधित हो गई। उसने नाक सिकोड़ी और नाराजगी भरे लहजे में कहा, यह स्वर्गीय ज्वाला कुछ ऐसी है जिसे मैंने जीवन और मृत्यु के संघर्षों के माध्यम से प्राप्त किया है। अल्पकालिक ऋण से इनकार करना अनुचित है न? क्या महामहिम उस तरीके को आजमाने का इरादा रखते हैं? बूहे ने रानी मेडुसा की ओर देखा और शांति से बोले, वास्तव में यदि महामहिम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक गहन मार्शल पिल को परिष्कृत कर सकता हूँ और ऐसा जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बूहे के शब्दों को सुनने के बाद रानी मेडुसा के भाव थोड़े बदल गए। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या जानते हो? बूहे ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए समझाया, मैंने एक बार एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था कि जब सांप लोगों की रानी डूहुआन स्तर के शिखर पर पहुंचती है और उसके पास पर्याप्त अवसर होते हैं तो एक अद्वितीय विकास का मौका होता है। इस विकास के बाद रानी अपनी इच्छा से मानव रूप में बदलने में सक्षम होने के अलावा एक निर्बाध तरीके से पूर्वज विशेषज्ञ के रूप में भी आगे बढ़ेगी। हालांकि इस तरह के विकास की सफलता दर काफी कम लगती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के विकास के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि महामहिम स्वर्गीय ज्वाला का आदान प्रदान नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप इसका उपयोग ऐसे विकास के लिए करना चाहते हैं। बूहे ने बोलना समाप्त किया और आत्मविश्वास से रानी मेडुसा की ओर देखा। बूहे की बात सुनने के बाद रानी मेडुसा के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसके होंठ हिले, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वह अंततः चुप हो गई, जिसे बूहे के शब्दों की स्वीकृति माना जा सकता है। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद रानी मेडुसा ने अपना सिर उठाया और बूहे की ओर फिर से देखा। एक उदासीन स्वर में उसने कहा, क्या आप मुझे स्वर्गीय ज्वाला उधार देने के लिए तैयार होंगे? अपनी मेहनत से अर्जित स्वर्गीय ज्वाला के बारे में सोचते हुए, जिसे वह अब उधार मांग रही थी, रानी मेडुसा को गहरी निराशा महसूस हुई। उसके अनुरोध को सुनकर बूहे समझ गया कि वह इस रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ थी। भले ही मूल कहानी में रानी मेडुसा अंततः सफल हो गई, स्वर्गीय ज्वाला के साथ शरीर को तपाने की प्रक्रिया कई अनिश्चितताओं से भरी थी। एक छोटी सी चूक जीवन के लिए खतरा या यहाँ तक कि कुल विनाश का कारण बन सकती थी। एक हल्की आह के साथ बूहे ने ठंडी और उदासीन रानी मेडुसा को देखा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, महारानी, यदि आप स्वर्गीय ज्वाला उधार लेना चाहते हैं तो यह संभव है, लेकिन मेरी कुछ छोटी छोटी शर्तें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगी। आपकी कोई शर्तें हैं? रानी मेडुसा ने ये सुनकर अपनी गहरी भौहें सिकोड़ ली, काफी असंतुष्ट दिखाई दी।
उसकी राय में स्वर्गीय ज्वाला मूल रूप से उसकी थी, और अब जब वह केवल अस्थायी उपयोग के लिए पूछ रही थी तो इस आदमी ने शर्तें रखने की हिम्मत की। ये वास्तव में अपमानजनक था। अपने सामान्य स्वभाव के अनुसार वह पहले से ही क्रोधित हो सकती थी और अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर सकती थी, लेकिन उसके सामने इस मानव पुरुष की भयानक ताकत के बारे में सोचते हुए रानी मेडुसा केवल अपने क्रोध को दबा सकती थी और अपने दांत पीसते हुए कह सकती थी, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? बूढ़ी ने झाड़ झंखाड़ नहीं किया और सीधे 3 शर्तें पेश की। पहली, हाफ पाउंड आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग। दूसरी, रानी मेडुसा द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक। तीसरी, रेत मंजूश्री। पहली आवश्यकता आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग थी, जिसे बूढ़ी लंबे समय से चाहते थे। चूंकि उन्हें यकीन नहीं था कि इसे कैसे लाया जाए, अब जबकि रानी मेडुसा के पास एक अनुरोध था, तो स्वाभाविक रूप से वह इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। जहां तक रानी मेडुसा द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक का सवाल है, बूढ़ी इसे लिटिल ब्लू ड्रैगन के लिए चाहते थे। यद्यपि लिटिल ब्लू ड्रैगन की वर्तमान साधना अभी भी दुखी हुई चरण पर थी, लेकिन नीले कमल के अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ और बूढ़ी के आत्माद्रव की सहायता से उसे दूसरे स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। एक बार जब वह दूसरे स्तर पर पहुंच गई तो उसकी साधना में आगे की प्रगति के लिए उचित साधना तकनीक की आवश्यकता होगी। हालांकि लिटिल ब्लू ड्रैगन के पास स्नेक पीपल की रिक्त रेखा थी और बूढ़ी के पास उसके लिए उपयुक्त साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए उसने अपना ध्यान रानी मेडुसा पर केंद्रित कर दिया। स्नेक पीपल की रानी के रूप में रानी मेडुसा ने निस्संदेह एक असाधारण साधना तकनीक का अभ्यास किया, जो संभवतः लिटिल ब्लू ड्रैगन जैसे स्नेक पीपल की रिक्त रेखा वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त थी। अंतिम शर्त सैंड मंजूश्री बूढ़ी को हाई बोडोन के लिए खोजने के लिए थी। ये ब्रेकिंग अर्थ पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक अंतिम घटक था। बूढ़ी की पहली और तीसरी शर्तों को सुनने पर रानी मेडुसा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन तुरंत उनसे सहमत हो गई। आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग को उसके लिए एक मूल्यवान खजाना नहीं माना जाता था। जहां तक सैंड मंजूश्री की बात है, यह आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग से दुर्लभ थी, लेकिन वह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे परवाह थी। तुम्हें मेरी साधना तकनीक की क्या जरूरत है? रानी मेडुसा ने बूढ़े से पूछा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। बूढ़े की दूसरी शर्त के बारे में रानी मेडुसा काफी हैरान थी। आखिरकार उसने जो साधना तकनीक अपनाई थी वह सिर्फ सांप जाति के लोगों के लिए ही उपयुक्त थी। इस इंसान के लिए इसका क्या उपयोग था? सच कहूं तो मेरे पास एक शिष्य है जिसके पास इंसानों और सांप जाति दोनों का ही रक्त है। उसकी भविष्य की साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए मैं उसके लिए सिर्फ महामहिम की साधना तकनीक उधार ले सकता हूँ। बूढ़े ने कुछ भी नहीं छिपाया और साफ साफ बताया। अध्याय 130 हाई बोडोन को विदाई। सांप लोगों और मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई रक्त रेखा से आपका क्या मतलब है? बूढ़े के सवाल ने रानी मेडुसा को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने जल्दी से इसे एक साथ जोड़ दिया और एक जटिल अभिव्यक्ति उसकी खूबसूरत आंखों में चमक उठी जब वह चुप हो गई। सांप लोगों की रानी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से सांप लोगों और मनुष्यों के बीच दुश्मनी के इतिहास को समझती थी। मनुष्यों को कुलीन वर्ग का मनोरंजन करने के लिए सांप लोगों की महिलाओं को पकड़ना पसंद था। इसी तरह कई सांप लोगों को लिंग की परवाह किए बिना मनुष्यों के साथ खेलना पसंद था। उसके ज्ञान के अनुसार उसके चामसुरपैन जनजाति के नेता युमे को अपने मनोरंजन के लिए मजबूत मानव पुरुषों को पकड़ना पसंद था। टैगोर रेगिस्तान के पास अक्सर सांप लोगों द्वारा मानव महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार सांप लोगों और मनुष्यों के बीच संबंधों के परिणामस्वरूप आमतौर पर गर्भधारण नहीं होता है। हालांकि कुछ भी पूर्ण नहीं है और यह बहुत ही दुर्लभ संभावना थी कि सर्प लोगों के साथ संबंध रखने वाली महिलाएं गर्भवती हो सकती थी और बच्चों को जन्म दे सकती थी। स्पष्ट रूप से बूढ़े ने जिस शिष्य का उल्लेख किया वह सर्प व्यक्ति और मानव के मिलन से छोड़े गए रक्त का परिणाम था। मनुष्यों और सर्प लोगों के बीच दुश्मनी उनके रक्त में समा गई थी, जिससे वे असंगत हो गए थे। हालांकि दोनों द्वारा छोड़े गए रक्त निर्दोष थे। रानी मेडुसा ने स्वाभाविक रूप से इन बच्चों के लिए कुछ दया महसूस की जिनके पास सर्प लोगों की रक्त रेखा भी थी। एक लंबे विराम के बाद रानी मेडुसा ने अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई निर्णय ले लिया है और बूढ़े को देखा। उसने कहा, मैं आपको साधना तकनीक दे सकती हूँ, लेकिन मुझे आपके शिष्य से मिलना होगा। केवल सर्प लोगों की रक्त रेखा वाले लोग ही सर्प लोगों की साधना तकनीकों का अभ्यास कर सकते थे। रानी मेडुसा को बूढ़े द्वारा तकनीक का उपयोग करने के बारे में चिंता नहीं थी। हालांकि वह बूढ़े के शिष्य के बारे में उत्सुक थी। आखिर बूढ़े जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने सर्प जाति के लोगों के वंश वाले मनुष्य को अपना शिष्य क्यों बनाया? रानी मेडुसा खुद देखना चाहती थी कि सर्प जाति के लोगों के वंश वाले इस मनुष्य में क्या खास बात है। क्या तुम मेरे शिष्य से मिलना चाहते हो? रानी मेडुसा के अनुरोध पर बूढ़े को कुछ आश्चर्य हुआ। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो कृपया रेत मंडल और साधना तकनीक तैयार करें। कल मैं अपने शिष्य को यहाँ लाऊंगा। ये सुनकर रानी मेडुसा ने थोड़ा सिर हिलाया। रानी मेडुसा की स्वीकृति के साथ बूढ़े ने पीछे नहीं हटे। वह सीधे हाफ पाउंड आई स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग में चले गए, जिसे वह लंबे समय से चाहते थे, और इसका आधा हिस्सा अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद बूढ़े ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेडुसा के मंदिर को छोड़ दिया। वह शहर की दीवारों के आसपास से निकलने के लिए स्कारलेट फ्लेम मैजिक जियाओ पर सवार हो गए। मेडुसा के मंदिर से लगभग 3000 मीटर दूर एक समतल रेगिस्तानी इलाके में किंगलिंग गोल्डन विंग जायंट कोंडोर की पीठ पर अचंभित होकर बैठी थी। मेडुसा के मंदिर की दिशा में चिंतित होकर देख रही थी। उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका उसी दिशा में गई थी। क्या मेरी शिक्षिका ठीक होंगी? अपनी पन्नाहरी आंखों को दूर तक देखते हुए किंगलिंग की निगाहें चिंता से भरी हुई थी। कुछ समय पहले ही उसने उस दिशा से आने वाले एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया था, जो उसके अपने वंश की ऊर्जा से प्रेरित था। बूढ़े उस दिशा में चला गया था, जिससे किंगलिंग को चिंता हुई कि शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव उसके शिक्षक से संबंधित था। लिटिल गोल्ड, क्या हमें अपने शिक्षक की तलाश करनी चाहिए? किंगलिंग ने गोल्डन विंग जायंट ईगल की पीठ पर सुनहरे पंखों को धीरे से सहलाया और एक शांत सुझाव दिया।
ये सुनकर एक युवा आवाज ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मास्टर ठीक हो जाएगा। जाहिर है लिटिल गोल्ड को अपने मास्टर की ताकत पर पूरा भरोसा था। बस कुछ सांप लोग, वे मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा उसके साथ क्रिम्सन फ्लेम डिवोरिंग ड्रैगन भी है। ये सोचकर कि उसके मास्टर ने स्कारलेट फ्लेम मैजिक जियाओ को कैसे ले लिया और उसे पीछे छोड़ दिया, लिटिल गोल्ड थोड़ा आहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार वह पहले पहुंच गई थी। उसके मास्टर को उस बदसूरत आदमी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहिए? हम्फ, यह मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, लिटिल गोल्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक बार जब मैं 7वें रैंक पर पहुंच जाऊंगा तो मास्टर मुझे फिर से जरूर पसंद करेंगे। उस पल लिटिल गोल्ड को कुछ महसूस हुआ। उसकी सुनहरी आंखें दूर तक देख रही थी। वहां एक विशालकाय आकृति तेजी से उनकी ओर उड़ रही थी। अगले दिन गूहे एक सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल पर सवार होकर किंगलिन के साथ मेडुसा के मंदिर में पहुंचे। जब गूहे शहर की दीवारों के बाहर दिखाई दिए तो दीवारों से एक मंत्रमुग्ध करने वाली आकृति उतरी। ये चांद स्नेक जनजाति का नेता यूमेई था। जाहिर है रानी मेडुसा ने पहले ही यूमेई को वहां प्रतीक्षा करने का आदेश दे दिया था। यूमेई की खूबसूरत आंखों ने अपने सामने सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल को देखा और उसे तुरंत वो दृश्य याद आ गया जो उसने उस दिन झील में नहाते समय देखा था। उसका दिल कांप उठा। एक और शीर्ष 6ठी रैंक का जादुई जानवर। यूमेई ने गूहे को देखा जो सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल की पीठ पर था और उसकी आंखों में डर का भाव दिखा। यह मानव आदमी वास्तव में भयानक था। अपने पालतू जानवरों के साथ भी पूरा स्नेक पीपल जनजाति शायद उसे संभाल न पाए। यूमेई ने अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को दबाते हुए गूहे की ओर देखा और सावधानी से बोली, सर, रानी आपकी उपस्थिति का अनुरोध करती है। ये सुनकर गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। उनके बगल में किंगलिन ने यूमेई के नीचे सांप की पूंछ को देखा जिसकी आंखों में डर और निकटता का एक जटिल मिश्रण दिखाई दे रहा था। गूहे ने लिटिल गोल्ड को बाहर इंतजार करते हुए छोड़ दिया और फिर यूमेई के पीछे मेडुसा के मंदिर में चला गया। थोड़ी देर बाद यूमेई के नेतृत्व में गूहे और किंगलिन एक विशाल हॉल में पहुंचे। गूहे ने क्षेत्र को स्कैन किया और देखा कि रानी मेडुसा हॉल में इंतजार कर रही थी। यूमेई ने हॉल में प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक रानी मेडुसा को संबोधित किया, महाराज, वह व्यक्ति आ गया है। जवाब में रानी मेडुसा की ठंडी आवाज गूंजी, आप अभी जा सकते हैं। यूमेई ने गूहे की ओर देखा और फिर हॉल से बाहर चली गई। क्या वह आपकी शिष्या है? यूमेई के चले जाने के बाद रानी मेडुसा धीरे से मुड़ी और उसकी खूबसूरत आंखें किंगलिन पर रुकने से पहले गूहे पर केंद्रित हो गईं। शायद किंगलिन के भीतर सांप लोगों की रक्तरेखा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा की आंखों में निकटता और करुणा की भावना दिखाई दी। बच्चे आगे आओ, रानी मेडुसा ने किंगलिन को संबोधित करते हुए दुर्लभ कोमल स्वर में कहा। यूमेई को महाराज कहकर संबोधित करते हुए सुनकर किंगलिन तुरंत महिला की स्थिति को समझ गया। यह कोई और नहीं बल्कि रानी मेडुसा थी। मानव दुनिया में रहते हुए विशेष रूप से स्टोन डेजर्ट सिटी जैसे रेगिस्तानी शहर में किंगलिन ने अक्सर रानी मेडुसा की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। इस समय रानी मेडुसा के अनुरोध को सुनकर युवा हिचकिचाया। रानी मेडुसा की बदनाम प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हुए उसे अचानक डर लगा और उसने मदद के लिए गूहे की ओर देखा। आगे बढ़ो, मेरे यहाँ होने के कारण तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, गूहे ने आश्वस्त करते हुए बच्चे के सिर को धीरे से सहलाया। ठीक है। गूहे द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर बच्चे ने हिम्मत जुटाई और रानी मेडुसा के पास पहुंची। जैसे जैसे बच्चा करीब आता गया रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति और भी कोमल होती गई। बच्चे की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए रानी मेडुसा ने किंगलिन पर एक दयालु और देखभाल भरी नजर डाली, उसकी नम आंखों से मुलाकात की। लेकिन कुछ ही समय बाद रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने देखा कि बच्चे की आंखों में हल्का हरा रंग था और पुतलियों की गहराई में 3 छोटे पन्ने के बिंदु लग रहे थे। किंगलिन की पन्ने जैसी आंखों को घूरते हुए रानी मेडुसा को अचानक एक अंतर्दृष्टि मिली, कुछ गहरा एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। भले ही यह सिर्फ एक संक्षिप्त नजर थी, रानी मेडुसा निश्चित थी। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की ने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर को जगाया था, प्राचीन सर्प लोगों के धर्मग्रंथों में वर्णित पुतली। सर्प लोगों की जनजाति की रानी के रूप में रानी मेडुसा किसी से भी बेहतर जानती थी कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुतली उसके लोगों के बीच क्या दर्शाती है। अपने समय में उसे सर्प लोगों की जनजाति की पवित्र युवती के रूप में सम्मानित किया गया था और बाद में वह उनकी रानी बन गई क्योंकि उसने प्राचीन सर्प लोगों के धर्मग्रंथों में वर्णित पेट्रिफिकेशन स्नेक आइज को जगाया था। पौराणिक ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुतली की तुलना में सर्प लोगों के बीच पेट्रिफिकेशन स्नेक आइज का दर्जा बहुत कम था। दृढ़ हृदय से रानी मेडुसा ने महसूस किया कि यदि सर्प लोगों की जनजाति के बुजुर्गों को पता चला कि उनके अपने में से किसी ने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुतली को जगाया है तो वे निस्संदेह उन्माद में आ जाएंगे। नहीं, उसे इस बच्चे को सर्प लोगों की जनजाति के भीतर ही रखना होगा। एक लंबी चुप्पी के बाद रानी मेडुसा ने आखिरकार अपना मन बना लिया। प्राचीन सर्प लोगों के धर्मग्रंथों में वर्णित ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपिल्स एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली घटना थी जो उसके सामने प्रकट हुई थी। वह इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। हालांकि रानी मेडुसा जानती थी कि बच्चे को गूहे से दूर ले जाना मुश्किल होगा, लेकिन उसे किंगलिन पर भरोसा था। रानी मेडुसा के लुभावने प्रस्ताव का सामना करते हुए गूहे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुतलियों की खोज की थी? अपने आंतरिक असंतोष के बावजूद गूहे ने रानी मेडुसा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया, या शायद गूहे को किंगलिन पर पूरा भरोसा था। रानी मेडुसा की आकर्षक स्थितियों के सामने युवा हैरान और अप्रस्तुत दिखाई दिया। रानी मेडुसा को देखते हुए उसे अचानक कुछ अप्रिय यादें याद आई। नहीं, मैं स्नेक पीपल ट्राइब के साथ नहीं रहना चाहती। युवा ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और फिर मुड़कर गूहे की बाहों में भाग गई। उसकी आवाज स्पष्ट थी लेकिन डर के संकेत के साथ, गुरुजी, किंगलिन को मत छोड़ो। मैं स्नेक पीपल जनजाति के साथ नहीं रहना चाहता।
गूही के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी जब उसने रानी मेडुसा को थोड़ी सी उपहास भरी निगाह से देखा। ठीक है, तुम इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करती हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। गूही ने युवती की पीठ थपथपाई और उसे धीरे से सांत्वना दी। युवती के शांत हो जाने के बाद गूही की निगाह रानी मेडुसा पर गई और उसका स्वर कुछ ठंडा हो गया। महाराज, अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। जिस क्षण किंगलिन गूही की ओर दौड़ी, रानी मेडुसा को पता था कि उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई है। उसने गूही को गहराई से देखा और हालांकि वह अपने दिल में अनिच्छुक थी, वह केवल अनिच्छा से सिर हिला सकी। उसकी आवाज ठंडी थी। स्वाभाविक रूप से मैं अपना वचन निभाऊंगी, लेकिन आपको दिव्याग्नि के मामले को नहीं भूलना चाहिए। गूही ने सिर हिलाया और कहा, जैसा कि तय हुआ था, मैं 3 महीने में स्नेक पीपल जनजाति में वापस आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद गूहे किंगलिन के साथ मेडुसा के मंदिर से चले गए। पलक झपकते ही 7 दिन तेजी से बीत गए। रेगिस्तान और जमीन के बीच की सीमा पर कभी कभार कुछ नीली पत्तियों से सजी हरी पत्तियां दिखाई देती थी। हालांकि ये दुर्लभ था, लेकिन रेगिस्तान में नीरस सुनहरी रेत की तुलना में आंखों को बहुत अधिक भाता था। चूंकि यह स्थान रेगिस्तान के किनारे के करीब था, इसलिए कभी कभी रेगिस्तान में जादुई जानवरों का शिकार करके लौटते राहगीरों और भाड़े के सैनिकों की टोलियों को देखा जा सकता था। उस सीमा पर जहां रेगिस्तान जमीन से मिलता था, 2 आकृतियां, एक लंबे और एक छोटी, एक सफेद और एक नीली, धीरे धीरे दिखाई दी। जब आसमान में चिलचिलाती धूप धीरे धीरे रेगिस्तान के क्षितिज से नीचे डूब गई, तो दोनों आकृतियां आखिरकार रुक गईं। सफेद रंग की आकृति ने दूरी में विशाल शहर को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मोस सिटी, हम आखिरकार पहुंच गए हैं। ये 2 आकृतियां गूहे और किंगलिन थी। मेडुसा के मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने मोस सिटी लौटने में 7 दिन बिताए थे। थोड़ी देर बाद दोनों आकृतियां मोस सिटी में प्रवेश कर गईं और सड़क के अंत में साधारण मानचित्र की दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंची। गूहे ने दुकान में प्रवेश किया और तुरंत ही हाई बोडोन को देखा, जो अंदर व्यस्त था। बूढ़े हाय, बहुत समय हो गया है। अगले ही पल छोटी सी दुकान में गूहे की हार्दिक आवाज गूंज उठी। जब हाई बोडोन, जो अपने काम में डूबा हुआ था, ने गूही की आवाज सुनी, तो उसके हाथ एक पल के लिए जम गए। वह तुरंत गूही को देखने के लिए मुड़ा, थोड़ा स्तब्ध, और फिर उसके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हे गूही, तुम आखिरकार लौट आए। तुमने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। हाई बोडोन ने अपने हाथ में ब्रश रखा और गूही को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ गूही ने अपना हाथ है बोडोन की ओर बढ़ाया और कहा, बूढ़े, मैं तुम्हारे लिए चीजें वापस लाया हूँ। जहां तक नक्शे के अंतिम टुकड़े की बात है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम उसे भी मुझे दे दो। ये सुनकर हेबोरोन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, गूहे, हमने उस समय एक सौदा किया था। जब तक तुम मुझे अनसीलिंग अमृत को परिष्कृत करने में मदद करोगे, मैंने तुम्हें नक्शे का अंतिम टुकड़ा देने का वादा किया था। इसके अलावा मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूँ। बहुत बढ़िया। गूही की नजर एक पल के लिए हेबोरोन पर टिकी रही, और जब उसने हेबोरोन की थोड़ी सी बेचैनी देखी, तो उसने उदासीनता से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अमृत प्राप्त करने के बाद तुम कोई और बहाना नहीं बनाओगे। गूही को हेबोरोन की छोटी छोटी चालों से कोई ऐतराज नहीं था। भले ही हाई बोडोन ने अपनी ताकत पूरी तरह से वापस पा ली हो, लेकिन वह गूही का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह अपने वादे से मुकर जाएगा। हे, तुम क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त? मेरा वादा सोने जैसा है। हाई बोडोन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, अपनी छाती थपथपाई और कसम खाई, जब तक तुम मुझे जिस अमृत की जरूरत है उसे परिष्कृत कर सकते हो, मैं अपने वचन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। हे, ये सबसे बढ़िया है। गूही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर हाई बोडोन की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या अब हम काम पर लग जाएं? अभी। हाई बोडोन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी से सिर हिला दिया। जरूर, कृपया मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही उसने जल्दी से एक काउंटर खोला और गूही को पीछे के कमरे में ले गया। गूही ने किंगलिन की ओर मुड़कर धीरे से कहा, बाहर मेरा इंतजार करो। इस समय हाई बोडोन ने आखिरकार किंगलिन को देखा और आश्चर्य से पूछा, ये युवती कौन है? गूही ने सहजता से कहा, यह मेरी नई शिष्या है। नई शिष्या? हाई बोडोन कुछ हद तक हैरान था और उसने जिज्ञासा के भाव से किंगलिन की ओर देखा। किसी को दान राजा गूही द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए इस युवा लड़की में कुछ असाधारण होना चाहिए, है न? गूही ने आग्रह किया। बूढ़ी हाय, चलो कीमिया पर चलते हैं। हाई बोडोन अपने होश में आया और बोला, बेशक, कृपया मेरे पीछे आओ। फिर वे दोनों कमरे में दाखिल हुए और गूही ने किंगलिन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मेरे लिए बाहर इंतजार करो। उसने हाई बोडोन से गोली बनाने की विधि और सामग्री के बारे में पूछा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मुझे तुम कीमियागर बहुत ईर्ष्यालु लगते हो। यह अमृत कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और अब तुम मुझे इसका नाम बदलने के लिए मजबूर करोगे। ये सुनकर हाई बोडोन एक पल के लिए अचंभित रह गया, और फिर उसने अनिच्छा से अपनी स्थानिक अंगूठी से विभिन्न कीमिया सामग्री निकाली। उसने अपने हाथ में एक थोड़ा पीला प्राचीन भेड़ की खाल का चर्मपत्र पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द वास्तविक था। उसने इसका दिखावा नहीं किया। इस नुस्खे के लिए उसे नहीं पता था कि उसने कितनी मेहनत की है। अपनी आंखों में मुस्कान लिए गूही ने धीरे धीरे चर्मपत्र को देखा। जब उसकी नजर गोली के रिकॉर्ड किए गए प्रभावों पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। ये 6ठी श्रेणी की गोली है जिसमें ज्यादातर सील तोड़ने की अद्भुत क्षमता है। इसे लेने के बाद ये शरीर के भीतर इस तरह की सील के खिलाफ प्रतिरोध भी पैदा कर सकती है। भविष्य में अगर आपको इस तरह की सील फिर से मिले, तो आपके पास इससे बचने का मौका होगा। तस्क, ये वाकई कुछ खास है। गूही ने प्राचीन चर्मपत्र को बड़ी दिलचस्पी से देखा। गोली में न केवल सील तोड़ने की शक्ति थी, बल्कि पहले से मिली सील को भी प्रतिरोध प्रदान करती थी। यह विशेषता अकेले इसे 6ठी श्रेणी की गोली के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अलावा एक उत्कृष्ट गोली बनाती है। बेशक यह अच्छी है। उस समय
इस नुस्खे को पाने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई थी वह कुछ ऐसी थी जिसे सोचकर आज भी मुझे दर्द होता है। बूही के शब्दों ने उसके मुंह के कोने को हिला दिया और थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। हे, कीमत चाहे जो भी हो, अपनी दूहान ताकत को बहाल करने की तुलना में ये लगभग नगण्य है। बूही ने उसे दिलासा दिया। फिर हाई बोडोंग के ठीक सामने उसने लापरवाही से प्राचीन नुस्खा अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। कीमिया की दुनिया में कुछ अलिखित नियम थे। अगर कोई चाहता था कि कोई कीमियागर अपेक्षाकृत परंपरागत गोली को परिष्कृत करने में उनकी मदद करे तो उन्हें नुस्खा और सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा कीमियागर को नुस्खा के साथ जो चाहे करने का अधिकार था, भले ही वे इसे अपने पास रखना चाहते हों। नुस्खा बनाना कुछ नोट्स लिखने जितना आसान नहीं था। कीमियागर अपनी आत्मा की ऊर्जा को स्याही के रूप में और अपनी आत्मा को एक उचित नुस्खा बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते थे। नुस्खा का उपयोग करते समय कीमियागरों को आवश्यक डेटा तक पहुंचने के लिए अपनी आत्मा की ऊर्जा के साथ नुस्खा दर्ज करने की आवश्यकता होती थी, जैसे कि आवश्यक मात्रा में सामग्री और आदर्श तापमान, जो सभी गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थे। ये पहलू कीमिया में महत्वपूर्ण थे और इनके बिना चाहे कीमियागर कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे परीक्षण और त्रुटि पर निर्भर रहना पड़ता, जिससे मूल्यवान सामग्री नष्ट हो सकती थी। इसलिए जो कोई भी नुस्खा प्रदान करता था वह ये भी जानता था कि यह कीमियागर के पास हो सकता है। धीरे से मुस्कुराते हुए विपत्ति मिटाने की गोली की विधि स्वीकार करते हुए बूही ने अपनी नजर में इस पर औषधीय जड़ी बूटियों के बड़े ढेर की ओर घुमाई। ये सभी जड़ी बूटियां दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं थीं। उनमें से कुछ को अगर नीलामी में रखा जाता तो 50,000 सोने के सिक्कों से कम नहीं मिल सकता था। हालांकि उनके महत्वपूर्ण मूल्य के बावजूद वे बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। आखिरकार कुछ ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को नीलामी में कभी नहीं रखेगा, क्योंकि ऐसी सामग्रियों की जरूरत वाले कीमियागर से मिलने पर वे काम आ सकती हैं। यह एक अत्यधिक लाभदायक व्यापार होगा। शायद विफलता के जोखिम से डरते हुए हाई बोडोंग ने ज्यादातर प्रत्येक जड़ी बूटी के कई सेट तैयार किए थे, जो में इस पर बड़े करीने से व्यवस्थित थे। सभी जड़ी बूटियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी गायब नहीं है, बूही ने थोड़ा सिर हिलाया और हाई बोडोंग की ओर देखा, जो उसे ध्यान से देख रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हायल्ड, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि कीमिया प्रक्रियाओं में एक निश्चित सीमा तक अनिश्चितता होती है। हालांकि मुझे इस छठी कक्षा की गोली को परिष्कृत करने का भरोसा है, लेकिन मैं इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां विफलता की ओर ले जाती हैं तो जिम्मेदारी। बूही ने ये शब्द इसलिए नहीं कही क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वास्तव में उनके मौजूदा रसायन विज्ञान कौशल को देखते हुए विपत्त्योन्मूलन गोली को परिष्कृत करना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान था। उन्हें बस बची हुई जड़ी बूटियां अपने लिए लेने का बहाना चाहिए था। मैं समझता हूँ, आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। कीमियागर सभी ऐसे ही होते हैं। अगर आप असफल हो जाते हैं तो मैं आपको रुकने के लिए कैसे मजबूर कर सकता हूँ। हाई बोडोंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। हे हायल्ड, मैं आपकी समझदारी की सराहना करता हूँ। उस स्थिति में क्या आप मेरे लिए एक शांत कमरा तैयार कर सकते हैं? जब तक मैं अंदर हूँ कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, यहाँ तक कि आप भी नहीं। बूही ने धीरे से जड़ी बूटियों को अपने स्थानिक वलय में इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए पूछा। जरूर। सिर हिलाते हुए हाई बोडोंग ने बूही को एक शांत कमरे में ले गया। कमरे में प्रवेश करने के बाद बूही ने उसका निरीक्षण किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बूहे, क्या एक कमरा आपके लिए उपयुक्त है? हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बूहे ने सिर हिलाया और फिर कहा, उस स्थिति में कृपया मुझे यहाँ गोली को परिष्कृत करने दें। मैं प्रवेश द्वार की रखवाली करूंगा और आप आश्वस्त रह सकते हैं कि मुझे परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, बूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और देखा कि हाई बोडोंग कमरे से बाहर चला गया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और ड्रैगन सोल कॉलरॉन को छोड़ दिया, जो कि कीमिया प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा था।